1990 के शुरुआती दशक में एक देश जो खुद को स्थिर बहुजातीय संघ मानता था, उसकी मुद्रा दर्ज इतिहास की सबसे भीषण अति मुद्रास्फीतियों में से एक में ढह गई। वो देश यूगोस्लाविया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते वो अलग थलग था, जबकि वो क्रोएशिया और बोस्निया के युद्धों में पिस रहा था। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अगर ऐसा है तो यही सब रूस के साथ 2026 की गर्मियों में हो रहा है। तो क्या घटनाक्रम भी उसी तरह आगे बढ़ेगा? क्या रूस में भी यूगोस्लाविया जैसी स्थिति बन सकती है और देश टूट सकता है? ये एक परिदृश्य है जिसे हम सच्चाई तक पहुंचने के लिए विस्तार से समझेंगे। आइए यूगोस्लाविया से शुरू करते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि उसके विघटन में ही आगे होने वाली हर चीज की भूमिका छुपी है। जब समाजवादी संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया 1991 में टूट गया, जो संघीय गणराज्य यूगोस्लाविया बचा था वह मूलतः सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो ही था, जिस पर स्लोबोदन मिलोशेविच का अनौपचारिक शासन था, जो बाद में इसका राष्ट्रपति बना। अगर ये आपको जाना पहचाना लग रहा है तो इसकी वजह यह है कि ये स्थिति कुछ वैसी ही है जैसी व्लादिमीर पुतिन ने 1990 के दशक के अंत में रूस में सत्ता में आने की शुरुआत की थी। यूगोस्लाविया ने अपनी जमीन बचाने और बोस्नियाई सर्ब बलों का समर्थन करते हुए पड़ोसी देश में जंग जारी रखी। मई 1992 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने व्यापक प्रतिबंधों के साथ प्रतिक्रिया दी, जिसमें व्यापार प्रतिबंध भी था, वित्तीय लेन देन पर रोक, अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संपर्क समाप्त करना। अप्रैल 1993 में प्रतिबंध और सख्त किए गए थे। लक्ष्य था बेलग्रेड को बोस्निया युद्ध का समर्थन रोकने को मजबूर करना। व्यवहार में ये प्रतिबंध पहले से ही संरचनात्मक रूप से कमजोर अर्थव्यवस्था पर लगे थे। इस संयोजन ने विनाशकारी असर डाला। अपने आप में ये आंकड़े लगभग अविश्वसनीय लगते हैं। 1992 में प्रतिबंध लागू होने के 3 महीनों के भीतर औद्योगिक उत्पादन लगभग 40% गिर गया था। उस साल के अंत तक सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो में वार्षिक मुद्रास्फीति लगभग 19,810% तक पहुंच गई थी, और यह तो बस शुरुआत थी। 1993 के दौरान देश अब तक दर्ज की गई सबसे खराब अति मुद्रास्फीतियों में से एक में डूब गया। जनवरी 1994 में अपने चरम पर मासिक मुद्रास्फीति दर लगभग 313 मिलियन प्रतिशत तक पहुंच गई। दैनिक मुद्रास्फीति 62% और प्रति घंटे 2% से ज्यादा थी। इसका मतलब था कि चेकआउट लाइन में खड़े होने पर भी कीमतें बदल सकती थी और हर 34 घंटे में दोगुनी हो जाती थी। 1993 के अंत तक यूगोस्लाविया में औसत मासिक वेतन घटकर लगभग 15 अमेरिकी डॉलर के बराबर रह गया था। उस साल जीडीपी लगभग 30% गिर गई। औद्योगिक उत्पादन और निवेश दोनों ही लगभग 37% तक घट गए और बेरोजगारी 24% से भी ऊपर पहुंच गई। इन आंकड़ों के पीछे एक सरकार थी जिसके पास विकल्प नहीं थे। मिलोसेविच के युद्ध प्रयासों में बोस्नियाई सर्ब बलों को हथियार और धन मुहैया कराना और अपनी सेना पुलिस बनाए रखना शामिल था। इस दौरान ये प्रयास संघीय बजट का 80% से अधिक खर्च करता था। दिसंबर 1993 तक लगभग 95% सरकारी खर्च सिर्फ नया पैसा छापकर पूरा किया जा रहा था। केंद्रीय बैंक को प्रतिबंध से पहले ही एक बार खाली किया जा चुका था। आखिरी महीनों में जब क्रोएशिया और स्लोवेनिया अलग हो रहे थे, मिलोसेविच के सहयोगियों ने सर्बियाई राष्ट्रीय बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार से 1.4 अरब डॉलर शासन और उसके सहयोगियों को देने के लिए निकाल लिए थे। वह पैसा तब भी साझा संघीय संपत्ति था। उस डकैती ने क्रोएशिया और स्लोवेनिया को बाहर निकलने के लिए उकसाया। प्रतिबंधों के कारण विदेशी मुद्रा कमाने के वैध तरीके बंद हो गए, जिससे उस राज्य के पास रिजर्व में कुछ भी नहीं बचा। तो उस राज्य ने वही किया जो प्रतिबंधित युद्ध अर्थव्यवस्थाएं करती है। उसने जुगाड़ किया। सामान्य व्यापार पूरी तरह से गिरते हुए दिनार से हट गया और जर्मन मार्क में मूल्य तय किया गया, जिसे मार्क के मूल्य से जुड़े अमूर्त अंकों के रूप में ट्रैक किया जाता था, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे मुद्रा में व्यापार या यहाँ तक कि किराने की खरीदारी की योजना नहीं बना सकता था जो दोपहर के खाने से पहले अपनी आधी कीमत खो सकती थी। सरकार ने पैसे बचाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले अपार्टमेंट ब्लॉकों में हीटिंग शुरू करने में देर की, जिससे निवासियों को अप्रभावी इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर इस्तेमाल करने पड़े, जिसके कारण ग्रिड पर अधिक भार पड़ा और बिजली कटौती हो गई। पेंशन भोगियों ने सीखा कि वे जितना हो सके किसी भी बिल का भुगतान टाल दे। ये हाइपर इन्फ्लेशन की एक विचित्रता है, जहाँ कर्ज तकनीकी रूप से कम हो जाता है। अगर महीने की शुरुआत में किसी पर 10,000 दिनार कर्ज था, भुगतान में कुछ दिन भी देरी करने का मतलब था कि महंगाई ने कर्ज की असली कीमत का बड़ा हिस्सा पहले ही खत्म कर दिया था। आज हमारे मकसद के लिए सबसे अहम बात यह है, युद्ध मानव शक्ति और संसाधन खर्च करता रहा, जबकि एक गरीब, प्रतिबंधित और अलग थलग देश के पास इन्हें जुटाने के वैध तरीके कम हो रहे थे। बिल्कुल 2026 में रूस 1993 का यूगोस्लाविया नहीं है। रूस की अर्थव्यवस्था बड़ी और विविधतापूर्ण है। वर्षों की पाबंदियों के बाद भी अब भी भारी मात्रा में तेल और गैस निर्यात करता है। भले ही उस व्यापार को जटिल बना दिया गया हो और उसका रास्ता बदल दिया गया हो,
लेकिन उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। रूस को युगोस्लाविया जैसी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति नहीं झेलनी पड़ी है, क्योंकि उसके केंद्रीय बैंक के पास ऐसे उपकरण, भंडार और नीति अनुशासन है जो 1993 में बेलग्रेड के केंद्रीय बैंक के पास नहीं थे। तो रूसी दुकानों की शेल्फों पर कीमतें युआन से जुड़ी पॉइंट्स में नहीं लगाई जाएंगी। रूस में अभी वो गहरा संरचनात्मक पैटर्न साफ बनता दिख रहा है, जिसमें देश लगातार और अधिक चरम आर्थिक कदम उठा रहा है। और जिस विशेष तंत्र पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वह है रूसी ईंधन आपूर्ति और रूसी श्रम के साथ क्या हो रहा है। आइए ईंधन से शुरू करें, क्योंकि यह आम रूसियों की सबसे रोजमर्रा की समस्या है। मई 2026 से यूक्रेन ने तेल रिफाइनिंग बुनियादी ढांचे पर लंबी दूरी के हमलों को काफी तेज कर दिया है। सिर्फ पाइपलाइनों, निर्यात टर्मिनलों ही नहीं, रिफाइनरियों पर भी रूसी क्षेत्र में गहराई तक। मेदुजा की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की टॉप 10 रिफाइनरियों पर अब तक हमले हो चुके हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने बताया कि हमलों से रूस की अनुमानित तेल रिफाइनिंग क्षमता का लगभग 42.7% ठप हो गया है। जून में 8 रिफाइनरियों पर हमला हुआ और 60 से ज्यादा भंडारण टैंक नष्ट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। यूक्रेनी आकलन के अनुसार अगस्त 2025 से अब तक रूसी रिफाइनिंग सेक्टर को कुल मिलाकर लगभग 13.5 अरब डॉलर का वित्तीय नुकसान हुआ है। एक स्वतंत्र विश्लेषण से पता चला कि जून में रूसी ईंधन उत्पादन साल दर साल 25% तक कम हो गया, जिससे उत्पादन घरेलू मांग से लगभग 20% कम रह गया। शायद ये आंकड़े आपको गैर जरूरी लगे। समस्या पेट्रोल पंप पर तुरंत दिखती है। जुलाई मध्य तक मेदुजा ने कम से कम 7 रूसी क्षेत्रों और शहरों में नंबर प्लेट के आधार पर ईंधन की राशनिंग शुरू होने की पुष्टि की थी। ओरियोल, निजनी नोवगोरोड, सकोव, लिपेत्स्क और किरोव क्षेत्र, साथ ही मोल्दाविया और अस्त्राखान, कुर्स्क 15 जुलाई को शामिल हुआ। ये प्रतिबंध सरल है और इसे सम विषम नियम कहा जाता है, जिसके तहत विषम अंकों से शुरू होने वाली नंबर प्लेटें विषम तारीखों वाले दिनों में ईंधन भरवा सकती हैं। यह तरीका 1970 के दशक की ईरानी क्रांति के बाद अमेरिका में अपनाए गए तरीके जैसा था, जिससे उस क्षेत्र से ईंधन निर्यात का एक बड़ा हिस्सा रुक गया था। इस बार योजना रिफाइनरियों पर हवाई अभियान के जरिए चल रही है, बाजार प्रतिबंध से नहीं। इसके बाद यह तदर्थ व्यवस्था और भी अजीब हो जाती है और यही वो जगह है जहां युगोस्लाव गूंज को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। रूस के क्रास्नोदार में डिंस्की जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अपनी गर्मी की छुट्टियों का कुछ हिस्सा छोड़कर पेट्रोल पंपों पर शिफ्ट में काम करने का आदेश दिया, लेकिन वे ईंधन भी नहीं भर रहे हैं क्योंकि सभी के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। वे पार्किंग में कतार संभालते और गुस्साए ड्राइवरों को शांत करते हैं। भुगतान के बजाय शिक्षकों को मुफ्त चाय, कॉफी इनाम में दी जाती है। स्थानीय अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से जोर देकर कहा कि यह ड्यूटी स्वैच्छिक है और केवल पुरुष शिक्षकों तक सीमित है। इस सिद्धांत के अनुसार ईंधन की कमी पुरुषों को ज्यादा प्रभावित करती है। स्थानीय समुदायों की शिकायतों से पता चला कि महिला कर्मचारियों को भी वही शिफ्ट मिल रही है और मना करने पर नौकरी जाने का डर रहता है। एक युवा शिक्षिका ने शिकायत की कि वह और उनकी कुछ सहयोगी, जिनका वजन 110 पाउंड से कम है, को निराश ड्राइवरों की भीड़ को शारीरिक रूप से संभालने के लिए भेजा जा रहा था, बिना वेतन और विकल्प के। सकोव क्षेत्र में अधिकारी स्वयंसेवकों और जनता दस्तों को गैस स्टेशनों पर ऐसी ड्यूटी के लिए भर्ती कर रहे हैं। वे भर्ती नोटिसों का उपयोग कर रहे हैं जिनमें वेतन नहीं बताया गया है। इरकुत्स्क में क्षेत्रीय सरकार ने बिना किसी कर्मचारी के इलेक्ट्रॉनिक आरक्षण प्रणाली से कतारें प्रबंधित करना शुरू किया है। सरकार ने जून के अंत में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। शांति के लिए पुलिस और नेशनल गार्ड तैनात हुए। यह दर्शाता है कि सरकार ईंधन चिंता से संभावित क्षेत्रीय अशांति की उम्मीद कर रही थी और पहले से तैयारी कर रही थी, जो दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस निर्यातकों में से एक के लिए लगभग अकल्पनीय था। ध्यान दें, एक राज्य अपने कर्मचारियों व शिक्षकों को इस ओर मोड़ रहा है। उन्हें उनकी सामान्य जिम्मेदारियों से हटाकर उस ईंधन संकट से निपटने के लिए लॉजिस्टिक सहायता में लगा दिया है, जिसे उसकी अपनी नीतियों ने पैदा किया, क्योंकि उसके पास न तो पैसे हैं, न इच्छुक श्रमिक हैं और न ही प्रशासनिक गुंजाइश है कि वह इस समस्या को किसी और तरीके से हल कर सके। ये तात्कालिक समाधान का वैसा ही छोटा और कम जोखिम वाला उदाहरण है जैसा 1993 में बेलग्रेड में देखा गया था, जब पैसे बचाने के लिए हीट बंद थी और पेंशन धारकों ने भुगतान की समय सीमाओं का फायदा उठाकर उस अर्थव्यवस्था में जीने की कोशिश की जो सामान्य रूप से काम नहीं कर रही थी। ईंधन की कतारें भले हाइपर इन्फ्लेशन तक न जाएं, लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं और कर्मचारियों पर दबाव डालने की प्रवृत्ति वही है। ये युगोस्लाविया की याद दिलाता है। कैटो इंस्टीट्यूट ने हाइपर इन्फ्लेशन पर कहा कि बेलग्रेड के सभी पेट्रोल पंप बंद थे, सिवाय उन पेट्रोल पंपों के जो विदेशी नागरिकों और दूतावास के कर्मचारियों को सेवा दे रहे थे। अगर रूस की घरेलू ईंधन स्थिति इसी दिशा में आगे बढ़ती रही, शायद शिक्षकों को पेट्रोल पंपों पर ज्यादा समय काम न करना पड़े
क्योंकि वहां कोई काम नहीं रहेगा और एकमात्र पेट्रोल पंप के चलने वाली बात फिर से रूस पर ही आकर टिक जाती है। जुलाई की शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि कुछ नगर पालिकाओं ने तय करना शुरू किया कि कौन लाइन से बच सकेगा। सोचने और काम करने का यह तरीका रूस में काम कर रही सरकार और उस सरकार का समर्थन करने वाले असली लोगों के बीच बढ़ती खाई को पूरी तरह से दर्शाता है। शायद गलत कारणों से अब श्रम की ओर बढ़ते हैं, यही ये समानता साफ हो जाती है कि राज्य के पास अपने युद्ध के लिए तैयार लोग खत्म पड़ रहे हैं। जुलाई 2026 के मध्य में स्वतंत्र रूसी प्रसारक टीवी रेन ने एक लीक दस्तावेज प्राप्त किया और प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था 2026 में अनुबंध सेवा के लिए उम्मीदवारों के चयन की योजना। यह योजना रूस के सुदूर पूर्व के बुरियातिया में माइस्की जिले को कवर करती है। दस्तावेज के अनुसार यह योजना ऐसा कुछ करती है जिसे हम आमतौर पर निजी अर्थव्यवस्था से नहीं जोड़ते। ये जिले में काम करने वाली हर कंपनी की सूची बनाती है। हर कंपनी कितनों को रोजगार देती है, उन कर्मचारियों में 20 से 60 साल के कितने पुरुष हैं। इसमें बताया गया है कि हर कंपनी को यूक्रेन में लड़ाई के लिए कितने कर्मचारी भेजना जरूरी है। और सबसे बुरी बात यह है कि ये कोई अलग थलग मामला नहीं लगता, क्योंकि जिन सूत्रों ने ये जानकारी लीक की है उनका कहना है कि ऐसे ही कोटे संघ के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किए जा रहे हैं। इस कदम की बारीकियों में जाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आपको रोजाना ऐसे और वीडियो मिल सके। यहाँ मिलिट्री शो में हम आपको भू राजनीति से जुड़ी सभी चीजों पर ताजा खबरें और विस्तृत विश्लेषण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब लौटते हैं लीक दस्तावेजों पर। कोटा की प्रक्रिया या तो सरकारी मुनाफा बढ़ाने या जमीन पर लोगों की संख्या बढ़ाने की है। यह एक तरह की क्रूर गणना है जो पूरे युद्ध प्रयास के दौरान व्याप्त रही है। जिला प्रमुख को क्षेत्रीय मुख्यालय से लक्ष्य मिलता है, जिसे वह स्थानीय नियोक्ताओं में बांटता है। हर व्यवसाय को सैन्य अनुबंध सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में श्रमिक उपलब्ध कराने का लक्ष्य मिलता है। अगर कंपनी प्रबंधन कर्मचारियों को नहीं भेजना चाहता तो उसके पास विकल्प रहता है, वह सेवा के लिए भुगतान कर सकता है। युद्ध के लिए, जिसे नरम शब्दों में उम्मीदवार चयन कहा जाता है, उसमें विशेषज्ञता रखने वाली एक निर्दिष्ट फर्म से अनुबंध किया जा सकता है। इसकी कीमत 1 लाख रूबल या लगभग $1,300 बताई गई है। मध्य जुलाई तक कंपनी जिस हर व्यक्ति को सीधे उपलब्ध नहीं कराती उसके लिए यह दर थी, और यह केवल निजी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। माइस्की जिला अस्पताल को उसी योजना के तहत सैन्य सेवा के लिए 2 कर्मचारी देने होंगे। इस क्षेत्र में पहले से ही चिकित्सा कर्मियों की भारी कमी है। कोटा यह नहीं पूछते कि कौन से क्षेत्र कर्मचारियों को छोड़ने की स्थिति में हैं। सरकार बस संख्या तय करती है और पूरी होने की उम्मीद करती है। लेकिन यह व्यवस्था नई नहीं है, ये 2024 में ही शुरू हुई थी और तब से विकसित हुई है। तब अधिकारियों ने उद्यमियों से युद्ध के लिए लोग भेजने की मांग की थी, और जो व्यवसाय इसका पालन नहीं करते थे उनके लिए अचानक निरीक्षण की धमकी देकर इस मांग को मजबूती दी गई थी। 2025 तक ये आज जैसी स्पष्ट पैसा देकर छूट पाने की योजना बन चुकी थी। कंपनियां कर्मचारियों को भेजने के बजाय पैसे दे सकती थी, लेकिन हर व्यक्ति की कमी पर 4,50,000 रूबल चुकाना पड़ता था, या लगभग $6,000। ये 2026 की नई योजना के तहत बुरियातिया में चल रही संस्थागत दर से 4 गुना से भी अधिक है। यहाँ का अंतर दिखाता है कि इस व्यवस्था से बाहर निकलने की लागत क्षेत्र के अनुसार काफी भिन्न होती है और किसी एक राष्ट्रीय पैमाने का पालन नहीं करती। दोनों मामलों में समानता यह है कि कंपनी की कार्यशक्ति अब ऐसा संसाधन है जिस पर राज्य कर लगा सकता है, चाहे वह लोगों के रूप में हो या रूबल में। इसका कारण है कि दबाव घटने की बजाय बढ़ रहा है। मिस्की जिले का 2026 का कोटा कंपनियों को 61 लोगों को मोर्चे पर भेजने को कहता है। ये पिछले साल के जिले के लक्ष्य से लगभग 65% अधिक है। उस साल सिर्फ 13 लोगों ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। दूसरे शब्दों में कहे तो जिला अपने पिछले कोटे से बहुत पीछे रह गया था, और क्षेत्रीय अधिकारियों की प्रतिक्रिया यह नहीं थी कि अपेक्षाएं घटाई जाए। अगले साल उन्हें लगभग 2 गुना किया गया। राज्य जनशक्ति की कमी को और भी सख्त उपायों से दूर करने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे गंभीर बढ़ोतरी है जो शायद पूर्व यूगोस्लाविया के लोगों ने अब तक झेली किसी भी चीज से बदतर है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी ने जुलाई की शुरुआत में रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें बताया गया है कि वित्तीय और प्रशासनिक दबाव से सीधे जबरन भर्ती की ओर रुख किया गया, जो पेंजा शहर के आसपास केंद्रित थी, जो मास्को से 625 किमी दक्षिण पूर्व में है। RFERL के अनुसार वह पुरुषों को शहर की सड़कों से हिरासत में लिया गया है, फिर उन्हें सैन्य भर्ती कार्यालयों में ले जाया गया है और उन पर दबाव डाला गया या शारीरिक रूप से मजबूर किया गया कि वे ऐसे अनुबंधों पर हस्ताक्षर करें जो उन्हें यूक्रेन में लड़ने के लिए भेजते हैं। रिपोर्ट में एक वीडियो साझा किया गया था जिसे एक राहगीर ने फिल्माया था, जिसमें एक मिनी वैन में बैठे पुरुषों के एक समूह को दिखाया गया था, जबकि बाहर खड़े लोग यह टिप्पणी कर रहे थे कि उन पुरुषों पर जाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बाद में सार्वजनिक रूप से इनकार किया कि कोई भी जबरदस्ती हुई थी। RFERL की रिपोर्टिंग में ऐसे व्यक्तिगत मामले भी हैं
जिन्हें यूक्रेनियनों के शब्दों में बसिफिकेशन के अलावा कुछ और कहना मुश्किल है। ये एक अनौपचारिक शब्द है जिसमें सैन्य उम्र के पुरुषों को सड़कों से पकड़कर वैन में ले जाया जाता है। इस प्रथा को शुरू में यूक्रेन की अपनी लामबंदी की चुनौतियों से जोड़ा जाता था। यह दर्शाता है कि दोनों पक्ष एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। यूक्रेन में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2026 की शुरुआत में समस्या मानी और रक्षा मंत्रालय को समाधान का निर्देश दिया। इसके विपरीत रूस में बेसिफिकेशन कानूनी दायरे से बाहर लगता है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने इन घटनाओं को असत्य बताकर खारिज कर दिया और एक तरफ रख दिया। यह भी छुपाता है कि ये देश भर में कितना व्यापक हो सकता है। रूसी अधिकारी इस प्रथा से इनकार करते हैं, इसलिए कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता कि किसे, कहां या किस कारण ले जाया गया। यही वजह है कि RFERL का स्रोत पूरी तरह से गुमनाम रिश्तेदारों और वकीलों पर आधारित है, न कि किसी सरकारी रिकॉर्ड पर। यूक्रेन के भर्ती केंद्रों के दुरुपयोग का विस्तार से दस्तावेजीकरण हुआ है क्योंकि इन्हें नकारा नहीं जाता। इन पर संसद में बहस और यूक्रेनी मीडिया में नाम लेकर रिपोर्टिंग होती है। पिछले कुछ वर्षों में घटनाओं की कथित वृद्धि की चर्चा होती है। बढ़ते कोटा के साथ मिलाकर देखें तो यह संकेत मिलता है कि क्रेमलिन सक्रिय रूप से इस उपाय का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वह आंशिक लामबंदी का एक और दौर घोषित करे। 2022 में आखिरी बार लामबंदी घोषित हुई थी। इसके बाद लाखों लोग देश छोड़कर चले गए थे, संभवतः कभी वापस न लौटने के लिए। रूस की अर्थव्यवस्था को और नुकसान हुआ। इन सब बातों से युद्धकालीन अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनती है, जो दो सबसे जरूरी चीजों की कमी से जूझ रही है, ईंधन और जनशक्ति। रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले वैसे ही संसाधनों की कमी ला रहे हैं जैसी 1992 में यूगोस्लाविया पर प्रतिबंधों से हुई थी। जनशक्ति के मामले में हम देख रहे हैं कि एक देश उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है जिससे यूगोस्लाविया युद्ध के दौरान गुजरा था, जब स्वयंसेवक कम हो गए। पहले प्रोत्साहन मिलते हैं, फिर व्यवसायों को प्रशासनिक कोटा दिया जाता है, जैसे श्रमिक कोई कर योग्य वस्तु हो। फिर पैसे देकर बच निकलने की व्यवस्था आती है, जिसकी कीमत बढ़ती रहती है। शहर की सड़कों से सीधे अपहरण होता है। मिलोसेविच तब भी लड़ते रहे जब उनकी अर्थव्यवस्था उसका बोझ नहीं उठा सकती थी, क्योंकि पीछे हटने की अपनी अस्वीकार्य राजनीतिक कीमत थी। इसका मतलब ये नहीं है कि रूस निश्चित रूप से उसी तरह टूट जाएगा जैसे यूगोस्लाविया टूटा था। यूगोस्लाविया का पतन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की बदलाव लाने के लिए बनाई गई व्यवस्था से भी प्रेरित था। ये सब उन व्यवस्थाओं पर थोपा गया था जो या तो काम नहीं कर रही थी या सत्तारूढ़ पार्टी ने जल्दी मुनाफा कमाने के लिए उन्हें जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था। रूस को चीन और भारत के साथ अपने व्यापार से अभी भी अच्छी रकम मिलती है और जब जरूरत होती है तो उसके पास अभी भी और ईंधन तक पहुंच है। और पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद हैरानी की बात है कि एक पूर्व युगोस्लाव देश ने सिद्धांत रूप में ऐसा करने से इनकार कर दिया। रूस की अर्थव्यवस्था तकनीकी तौर पर अभी भी बढ़ रही है, यहाँ तक कि अपेक्षित दर से भी कम। ये कहना सही है कि रूस की व्यवस्था चरमरा रही है, न कि ढह रही है। तनाव का मतलब है कि देश खुद को फिर से उबार सकता है, आमतौर पर बाहरी मदद या आंतरिक सुधार से। इन दोनों विकल्पों में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मौजूदा रूसी सरकार अपनाने की संभावना है। पहले विकल्प में अगर चीन रूस को बचाता है तो इसका मतलब होगा कि रूस सार्वजनिक रूप से चीन के सामने गुट के नेता के रूप में समर्पण कर देगा, न कि एक कथित बराबर के रूप में। दूसरे विकल्प में पुतिन की सत्ता इसी पर निर्भर है कि वही लोग बने रहे और बदले न जाएं। यूक्रेन युद्ध जारी है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनकी सबसे बड़ी हार मिल चुकी है। ये न डोनबास की अग्रिम पंक्तियों तक आया, न ही खेरसौन के युद्ध क्षेत्रों तक सीमित है। इसके बजाय ये पूर्वी यूरोप और मध्य एवं पश्चिमी एशिया के करीब दर्जन भर स्वतंत्र देशों में हो रहा है, जिसमें मोल्डोवा, कजाकिस्तान, आर्मेनिया है। ये देश वे उदाहरण हैं जिन्हें रूस नजदीकी प्रभाव क्षेत्र कहता है। और इस शब्द को समझने के लिए हमें पहले 1991 और सोवियत संघ के विघटन तक पीछे जाना होगा। ये आधुनिक इतिहास की बड़ी घटनाओं में थी, लेकिन संघ का पतन उतना सीधा साधा नहीं था जितना लोग मानते हैं। हाँ, पूर्व सोवियत गणराज्यों ने कुछ राजनीतिक स्वतंत्रता पाई थी, लेकिन इन देशों में से कई छोटे थे और उनके पास प्रचुर संसाधन नहीं थे। मजबूत घरेलू ढांचा या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बड़ा नेटवर्क अधिकांश बाद के वर्षों में रूस पर काफी हद तक निर्भर रहे। इस प्रवृत्ति के कुछ अपवाद थे। उदाहरण के लिए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ने स्कैंडिनेविया और पोलैंड की भौगोलिक निकटता के कारण यूरोप से जल्दी मजबूत संबंध बनाए। इससे उन्हें पश्चिमी संस्थाओं का हिस्सा बनना आसान हुआ। यूरोपीय संघ में व्यापार मार्ग बनाना और
2004 में इसमें शामिल होना संभव हुआ। उन्होंने सोवियत युग के पावर ग्रिड से संबंध तोड़े और रूसी गैस आयात भी रोक दिया और अपने पावर नेटवर्क को महाद्वीपीय यूरोप से जोड़ने के साथ नेटो में भी शामिल हो गए। हालांकि अधिकतर नजदीकी प्रभाव क्षेत्र के बाकी 11 देशों के लिए रूस व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा का मुख्य प्रदाता बना रहा। उदाहरण के लिए ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे स्थान दशकों से रूस पर अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्भर रहे हैं। इनमें से कई देशों के पास रूस नियंत्रित पोस्ट सोवियत परिवहन और लॉजिस्टिक नेटवर्क के अलावा निर्यात या आयात का कोई विकल्प नहीं है। अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए कई उज्बेक, ताजिक और अन्य नजदीकी पड़ोसी देशों के युवा सीमा पार रूस में रोजगार की तलाश में गए हैं। अक्सर वे कम वेतन वाली नौकरियों में लंबे समय तक काम कर तनख्वाह का बड़ा हिस्सा घर भेजते हैं। तो हालांकि वे तकनीकी रूप से स्वतंत्र थे, कई देश अब भी ऐसे व्यवहार करते थे जैसे वे सोवियत संघ में हो। और रूस को भी यही पसंद था। क्रेमलिन को यह विचार बहुत पसंद था कि उसके पास करीब दर्जन भर ऐसे देश हैं जो जीवित रहने के लिए पूरी तरह से मॉस्को पर निर्भर हैं। ये पुतिन के सत्ता में आने से पहले भी था। रूस ने अलग अलग तरीकों से इन देशों का शोषण किया और उन पर अपना प्रभाव बढ़ाया। इसने देशों को दीर्घकालिक व्यापार समझौतों, कड़े सैन्य गठबंधनों में बांधा, उनकी राजनीति में हस्तक्षेप और अलगाववादी क्षेत्रों को समर्थन दिया। उसने पूरी आजादी का आनंद लिया, जब चाहे जो चाहे कर सकता था, क्योंकि उसे पता था कि इन देशों के पास घुटने टेकने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति बने और ये प्रवृत्ति जारी रही। असल में उन्होंने इसे बढ़ाया। उन्होंने अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए बेलारूस जैसे विभिन्न देशों में कठपुतली नेताओं को स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश की। उनकी रूस पर निर्भरता बढ़ी और रूस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना और कठिन हो गया। वे चाहते थे कि निकट विदेश दशकों तक ऐसा ही रहे, ताकि सोवियत संघ भले ही अब नक्शे पर मौजूद ना हो, फिर भी उसकी गूंज राजनीति और व्यापार में महसूस होती है। और अगर कोई देश भटकने के संकेत देता, पुतिन उन्हें सजा देते। हमने ये 2008 में जॉर्जिया में देखा था। उदाहरण के लिए उस साल अप्रैल में नेटो ने घोषणा की कि जॉर्जिया आखिरकार गठबंधन में शामिल होगा। मॉस्को ने उस घोषणा को क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए खतरा माना। उसने महसूस किया कि उस समय के पश्चिम समर्थक राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली के नेतृत्व में जॉर्जिया धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर जा रहा था। इसलिए उसने आक्रमण की योजना बनाई। उसने देश पर नरसंहार करने का आरोप लगाया और अलगाववादी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हमने 2014 में इसे फिर यूक्रेन में देखा। रूस को महसूस हुआ कि कीव यूरोप के करीब जा रहा है। देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें यूक्रेनी जनता सरकार पर पश्चिमी दुनिया के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत करने का दबाव डाल रही थी। पुतिन ऐसा होने नहीं दे सकते थे। वो यूरोपीय संघ से नफरत करते थे, या खासकर नाटो रूस की दहलीज के और करीब आ जाए। वे काला सागर के पार शक्ति प्रक्षेपित करने की अपनी क्षमता खोने से बहुत डरे हुए थे। तो उन्होंने फिर आक्रमण की योजना बनाई। क्राइमियन प्रायद्वीप पर नियंत्रण के लिए उन्होंने एक छोटी गुप्त सेना भेजी। दुर्भाग्य से पश्चिमी शक्तियों ने अधिकतर इसे होने दिया। अमेरिका और यूरोपीय नेताओं ने निकट विदेश की अवधारणा अपनाकर रूस की क्षेत्रीय प्रधानता मानी। जैसा कि लेखक, विश्लेषक और खोजी पत्रकार केसी मिशेल ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में उल्लेख किया है। इसमें बिल क्लिंटन शामिल है, जिन्होंने कजाकिस्तान, यूक्रेन पर परमाणु हथियार रूस को देने का दबाव डाला, और बराक ओबामा, जिन्होंने जॉर्जिया पर रूस के आक्रमण को अनदेखा किया। 2014 में रूस के यूक्रेन पर पहले आक्रमण के प्रति प्रतिक्रिया भी नरम रखी। बार बार रूस को प्रभावी रूप से पूर्व सोवियत गणराज्यों पर शासन करने, हस्तक्षेप करने और यहाँ तक कि आक्रमण करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि ये वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण खिलाड़ी था, जिसका दुनिया की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति पर बड़ा प्रभाव था। दूसरे देशों ने कभी भी इसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। यही आंशिक रूप से पुतिन के 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के फैसले का कारण बना। वो सिर्फ यूक्रेन के पश्चिम के करीब जाने को लेकर ही चिंतित नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि वे निकट विदेश वाले देशों से जो चाहे चुन और ले सकते हैं। वो अपनी सेना भेज सकते थे और अपनी मर्जी से दूसरे देशों के क्षेत्रों पर कब्जा कर सकते थे, जिससे न सिर्फ अपनी ताकत का दायरा बढ़ता, बल्कि खुद को सबसे महान रूसी शासकों में से एक के रूप में स्थापित भी कर सकते थे, जैसा आधुनिक पीटर द ग्रेट बनने का उनका सपना था। उन्हें कभी किसी ने नहीं रोका था, तो अब क्यों होता? ये ठीक वैसा ही होगा जैसा जॉर्जिया और क्रीमिया में हुआ था। शक्तिशाली रूसी सेना सीमाओं को पार कर जाती, जो चाहती वो ले लेती, और पुतिन का विशेष सैन्य अभियान एक और सफलता बन जाता। यही उसने सोचा था, लेकिन वो हर स्तर पर गलत था। ऑपरेशन की कोई भी चीज योजना के अनुसार नहीं चली है। रूस अपने उद्देश्यों को हासिल करने में विफल रहा है। रूस को भारी नुकसान हुआ है और उसकी सेनाएं मुख्य क्षेत्रों में जूझती रहीं और अटकी रहीं। और सबसे बुरी बात यह है कि बाकी दुनिया, जिसमें रूस के प्रभाव क्षेत्र वाले पूर्व सोवियत
सोवियत देश भी शामिल है, ने अपनी आंखों से देख लिया है कि मॉस्को वास्तव में कितना कमजोर है। यूक्रेन ने अन्य पुराने सोवियत गणराज्यों के लिए मिसाल कायम की है। इसने उन्हें दिखा दिया है कि उन्हें रूसी दबाव के आगे झुकने और सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, कि वे उस देश का सामना कर सकते हैं जिसने वर्षों तक उन्हें दबाया, और वे दुनिया में सच्चे स्वतंत्र देशों के रूप में अपना खुद का रास्ता तय करना शुरू कर सकते हैं। उन्हें बस पहला कदम उठाना है। कुछ देश अभी भी कदम उठाने में हिचकिचा रहे हैं, लेकिन कई पूर्व सोवियत देशों ने रूस से दूरी बनानी शुरू कर दी है, जिससे उसका प्रभाव क्षेत्र घटा है और पुतिन के पास अब कुछ ही साल पहले की तुलना में कम शक्ति रह गई है, जैसा कि मिशेल ने बताया। हालांकि यूक्रेन में श्री पुतिन के असफल युद्ध के कई साल बीत जाने के बावजूद रूस का एक महाशक्ति बनने का सपना एक कल्पना है। रूस अब अपने पूर्व शासित क्षेत्रों में भी प्रमुख शक्ति नहीं रहा। आर्मेनिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ये लंबे समय से मॉस्को पर सबसे अधिक निर्भर देशों में रहा है। उदाहरण के लिए ये सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन CSTO का सदस्य था, एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन जिसमें रूस, बेलारूस भी शामिल हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इसने रूसी सीमा रक्षकों को रखा और रूस को आर्मेनिया के दूसरे सबसे बड़े शहर में सैन्य अड्डा चलाने की अनुमति दी। इसने रूसी ऊर्जा व संसाधनों में भारी निवेश कर मॉस्को का अधीनस्थ राज्य बन गया। हालांकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध पूरी तरह से उलट गए हैं, ये महसूस करते हुए कि रूस अब वो भरोसेमंद सहयोगी और सुरक्षा गारंटर नहीं रहा जैसा कि वो पहले दावा करता था। येरेवन ने कुछ बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए 2024 में उसने CSTO में अपनी भागीदारी को स्थगित कर दिया और गठबंधन से बाहर निकलने की दिशा में कदम उठाए हैं। उसने फ्रांस और भारत जैसे देशों से नई सुरक्षा साझेदारियां बनाई हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका कई जगहों से रूसी सीमा रक्षक हटाए गए, यहाँ तक कि यूरोपीय संघ में शामिल होने पर चर्चा शुरू हुई। यूरोपीय संघ ने आर्मेनिया का स्वागत करते हुए 52 मिलियन यूरो की सहायता दी है और पुतिन डरे हुए हैं। मई 2026 में उन्होंने खुलेआम धमकी दी थी कि अगर आर्मेनिया ने यूरोप से संबंध बढ़ाए तो उसे यूक्रेनी हालात का सामना करना पड़ सकता है। अतीत में वे शब्द आर्मेनियाई सरकार और जनता में डर और घबराहट फैलाने के लिए काफी थे, लेकिन अब पुतिन की घोषणाएं अब असरदार नहीं रहीं। आर्मेनिया ही नहीं, और भी देश रूसी नेता का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम रूस से मुंह मोड़ रहे अन्य देशों को देखें, इसीलिए हम मिलिट्री शो बनाते हैं ताकि ताकत असल में कैसे काम करती है समझा सके। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस ना हो। मोल्दोवा एक और पूर्व सोवियत राज्य है जो सिर्फ धीरे धीरे क्रेमलिन के नियंत्रण से बाहर नहीं निकल रहा है, वो मॉस्को से जितनी जल्दी हो सके दूर भाग रहा है। ये देश ऐतिहासिक रूप से रूस पर जीवित रहने के लिए निर्भर रहा है। दशकों तक मोल्दोवा की लगभग सारी ऊर्जा जरूरतें मॉस्को से पूरी होती थी। रूस देश का मुख्य निर्यात साझेदार रहा है और ट्रांसनिस्ट्रिया के अलगाववादी क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बनाए रखता है। ये मोल्दोवा की पूर्वी सीमा की एक पतली पट्टी है। रूस मोल्दोवा की राजनीति और अर्थव्यवस्था में प्रभाव के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया पर निर्भर रहा है, लेकिन चीजें बदलने लगी है। चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की कोशिशों के बावजूद मोल्दोवा के लोगों ने यूरोप समर्थक राष्ट्रपति चुना। माया सांडू ने 2020 में अपनी पार्टी ऑफ एक्शन एंड सॉलिडेरिटी PAS के साथ अगले साल बहुमत हासिल किया। यूक्रेन पर हमले के बाद से मोल्दोवा ने रूस से दूरी बढ़ाने में बड़ी प्रगति की है। इसने यूरोपीय संघ व नेटो से संबंध मजबूत किए हैं। इसने रूसी संसाधनों पर निर्भरता घटाई है और आर्मेनिया की तरह यूरोपीय संघ में शामिल होने का विचार आगे बढ़ाया है। यहाँ तक कि ट्रांसनिस्ट्रिया के रूसी भाषी क्षेत्र में भी लोग धीरे धीरे थक चुके हैं और निराश होते जा रहे हैं, और कई लोग देश के बाकी हिस्से के साथ फिर से एकीकृत होने के लिए उत्सुक है। मोल्दोवा सरकार दशकों के अलगाव के बाद इस क्षेत्र को फिर से देश के साथ जोड़ने की योजनाओं पर विचार कर रही है, और पूर्व में कजाकिस्तान भी ने यूक्रेन में मॉस्को की कार्रवाइयों के प्रति और सख्त रुख अपनाया है। उदाहरण के लिए उसने रूस द्वारा यूक्रेन के क्षेत्रों के विलय को नहीं माना और धीरे धीरे अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित और मजबूत करने की कोशिश शुरू की। हमने देखा है कि कजाकिस्तान ने चीन के साथ अपने व्यापार का विस्तार किया है, यूरोपीय संघ व खाड़ी देशों के साथ ही तुर्की और पश्चिमी साझेदारों संग नए रक्षा समझौतों की तलाश की है। रूस पर निर्भरता के लिए ये ट्रांस कास्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट के विकास व उपयोग पर ध्यान दे रहा है। मिडिल कॉरिडोर जो चीन और यूरोप को मध्य एशिया के रास्ते जोड़ता है, अब तेजी से अहम व्यापार मार्ग बन रहा है।
और ये रूसी क्षेत्र में नहीं जाता। मई 2026 में कजाकिस्तान ने कहा कि उसका आधिकारिक इतिहास अब रूस या सोवियत संघ से नहीं जुड़ा रहेगा, बल्कि उसके आधिकारिक इतिहास में खुद को मध्यकालीन गोल्डन होर्ड स्टेपी साम्राज्य का आधुनिक उत्तराधिकारी मानने पर जोर होना चाहिए। ये शायद कम अहम लगे, पर यह अस्ताना की ओर से मजबूत राजनीतिक संदेश है। ये देश की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखे जाने की इच्छा का स्पष्ट प्रदर्शन है, जो अपने औपनिवेशिक सोवियत अतीत से पूरी तरह अलग है। कजाकिस्तान का दक्षिण पूर्वी पड़ोसी किर्गिस्तान ने इसके उदाहरण का अनुसरण किया है। जब रूसी इतिहासकारों ने तर्क दिया कि किर्गिस्तान को रूस की पूर्व उपनिवेश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए, और मांग की कि किर्गिज समकक्ष अपनी किताबें फिर से लिखें ताकि शब्दावली बदली जा सके, बिश्केक ने अपने रुख पर अड़ा रहा। इतिहासकारों और अधिकारियों ने क्रेमलिन की मांग ठुकरा दी, और खासकर युवा किर्गिज लोग अब वे रूस को और नकारात्मक नजरिए से देखते हैं, जैसा कि विद्वान एरिका माराट ने उल्लेख किया है, जिन्होंने हाल ही में लिखा, यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने के आक्रमण के बाद से किर्गिस्तान में रूस की छवि काफी बदली है। युवा पीढ़ी के विद्वान सोविटाइजेशन को एक मूलतः औपनिवेशिक अनुभव मानते हैं, जो अफ्रीका और एशिया में यूरोप के उपनिवेशीकरण के बराबर है, जहां एक ओर किर्गिस्तान के पास अभी सीमित विकल्प हैं और उसे रूस पर प्रेषण, ऊर्जा और सुरक्षा के लिए काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है, वहीं अब वो भी अन्य जगहों पर अवसर तलाशना शुरू कर रहा है। उदाहरण के लिए, नवंबर 2025 में पहली बार चीनी और किर्गिज विदेश मंत्रियों के बीच रणनीतिक बैठक हुई, जो आगे चलकर और अधिक महत्वपूर्ण होते जाने वाले संबंध की शुरुआत का संकेत हो सकता है। मध्य एशिया के अन्य हिस्सों में भी यही हाल है। इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां देशों के लिए रूस के प्रभाव से पूरी तरह बाहर निकलना मुश्किल बना देती हैं। कई देश मॉस्को पर निर्भरता घटाने और नए विकल्प अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उज़्बेकिस्तान चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहा है और तुर्की यूरोपीय संघ व खाड़ी देशों से संबंध बढ़ा रहा है। तुर्कमेनिस्तान ने युद्ध पर तटस्थ रहते हुए चीन को ज्यादा संसाधन भेजने शुरू किए हैं, और यहाँ तक कि ताजिकिस्तान में भी, जहाँ रूसी नियंत्रण अभी भी मजबूत है, चीनी आर्थिक प्रभाव के अधिक महत्वपूर्ण होने के संकेत मिल रहे हैं। युद्ध जारी रहने पर यह प्रवृत्ति बनी रहेगी, जैसा कि अमेरिकी विद्वान वॉल्टर रसल मीड ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में कहा है। जंग जितनी लंबी चलती है, रूसी ताकत पूर्व सोवियत गणराज्यों में उतनी कम होती जाती है। कॉकस और मध्य एशिया में स्थिति रूस के खिलाफ जा रही है। अमेरिका, चीन और तुर्की सभी आर्थिक और यहाँ तक कि सैन्य संबंध विकसित कर रहे हैं, जो उन क्षेत्रों में रूस के नियंत्रण की उम्मीदों के लिए खतरा है, जिन्हें सबसे पहले जारों ने जीता था। मीड के अनुसार ये प्रवृत्ति पूर्व सोवियत पड़ोसी देशों में भी दिख रही है। जैसे कॉकस क्षेत्र में सर्वेक्षण से पता चलता है कि 71% जॉर्जियाई लोग अपने देश को यूरोपीय संघ में देखना चाहते हैं। अजरबैजान और रूस के संबंध अब सबसे निचले स्तर पर हैं। यहाँ तक कि बेलारूस में भी हम देख सकते हैं कि रूसी प्रभाव कम होना शुरू हो गया है। ये बयान 1-2 साल पहले बहुत चौंकाने वाला होता, क्योंकि बेलारूस को हमेशा पुतिन शासन का पूरी तरह कठपुतली राज्य माना गया है। यह दिखाता है कि मॉस्को की स्थिति कितनी खराब हो गई है। जून 2026, उदाहरण के लिए, बेलारूसी राष्ट्रपति और पुतिन के सहयोगी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने यूक्रेनी समकक्ष द्वारा जारी किए गए अल्टीमेटम के आगे प्रभावी रूप से घुटने टेक दिए। व्लादिमीर जेलेंस्की ने बेलारूस को धमकी दी थी कि अगर वो रूस द्वारा यूक्रेन में शाहिद ड्रोन मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल हो रहे सिग्नल रिले स्टेशन बंद नहीं करता तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। लुकाशेंको को लंबे समय से पुतिन का पालतू माना जाता है। वो देश को ज्यादा युद्ध में नहीं झोंकना चाहते थे, इसलिए जेलेंस्की की मांग मानकर रूस के लिए युद्ध और कठिन कर दिया। लुकाशेंको को हाल ही में कई बार चीन की यात्राएं करते हुए भी देखा गया है। इन यात्राओं के संभावित प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया गया है। बेलारूसी राष्ट्रपति की बीजिंग में मौजूदगी पर टिप्पणी करते हुए यूक्रेन के सेंटर फॉर काउंटरिंग डिसइंफॉर्मेशन (CCD) ने लिखा, लुकाशेंको की चीन की ताजा यात्रा, जिसे वो रूस के मुकाबले संतुलन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, रूस के घटते विदेश नीति प्रभाव के बढ़ते रुझान का एक और संकेत है। पूर्वी यूरोप के बाद दक्षिण काकेशस और मध्य एशिया, अब रूस अपने मुख्य उपग्रह राज्य पर प्रभाव खो रहा है। इन सभी निकटवर्ती देशों का रूस से दूरी बनाना 2022 से पहले संभव ही नहीं था। इससे पहले कि उसने यूक्रेन पर हमला किया, रूस कभी भी आदर्श सहयोगी, साझेदार या रक्षक नहीं रहा। लेकिन उज़्बेकिस्तान और आर्मेनिया जैसे देशों को कम से कम ये भरोसा था कि वे अपनी अर्थव्यवस्था में मदद और जब भी मुश्किल हालात पैदा हों तब सहारे के लिए मॉस्को पर भरोसा कर सकते हैं। अब वही देश रूस को अलग नजरिए से देखते हैं। कई मामलों में ये पुतिन की गलती है। उसने यूक्रेन पर हमला किया ताकि दुनिया रूस की ताकत देख सके। असलियत में इसका उल्टा हुआ। क्रेमलिन की
की डोनबास पर कब्जा करने में शर्मनाक नाकामी और यूक्रेन में अपने किसी भी घोषित लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थता ने असल में उसकी कमजोरी को उजागर कर दिया है और पुतिन की स्थिति हर दिन और शर्मनाक होती जा रही है। सभी मोर्चों पर रूसी सेनाएं ठहर गई हैं। यूक्रेन पहले से भी ज्यादा जोरदार जवाब दे रहा है, अहम इलाकों में जमीन हासिल कर रहा है और रूस के भीतरी इलाकों तक विनाशकारी लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है। यहाँ तक कि देश की राजधानी पर भी हमला कर रहा है। कीव की सेनाएं क्रीमिया को आजाद कराने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं, जो कुछ ही साल पहले असंभव लगता था। और जैसा कि मिशेल ने बताया, अब ये साफ है कि पुतिन का डोनबास के बाकी हिस्से पर कब्जे का विश्वास हकीकत से दूर है, जिससे रूस के क्षेत्रीय प्रभुत्व के दावे खोखले लगते हैं। पूरा विश्व, जिसमें पूर्व सोवियत गणराज्य भी है, इसे देख सकता है। उन्हें जो दिख रहा है वो पसंद नहीं, क्योंकि रूस ने असली पहचान दिखा दी है। ये कोई सहयोगी या संरक्षक नहीं है, ये कोई शक्तिशाली सैन्य महाशक्ति नहीं है जिससे पूरी दुनिया को डरना चाहिए। ये हताश गुंडा है जिसने अपने एक शिकार को जरूरत से ज्यादा धकेलने की कोशिश की। अब पूरी कक्षा उसके खिलाफ है। जब हम इस तथ्य को जोड़ते हैं कि रूस की जनसंख्या घट रही है, उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है और उसके कई घरेलू उद्योग रक्षा क्षेत्र के अस्वस्थ एकाधिकार के कारण ढह रहे हैं, तो सबूत साफ और निर्णायक तस्वीर दिखाते हैं। रूसी संघ के वे दिन, जैसे हम जानते हैं, अब पुतिन शासन के दिन सच में गिने चुने रह गए हैं। आप रूसी सैनिक हैं, मोर्चे पर है और कमांडर से आदेश मिलता है जाने का समय आ गया है। आप ड्रोन से बचने और यूक्रेनी पोजीशन में घुसने के लिए किल जोन में जा रहे हैं, जहां आपको इंतजार करना है और दुआ करनी है कि मदद आपके पकड़े जाने या मारे जाने से पहले आ जाए। आप जानते हैं आपके लिए जिंदा लौटना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जैसे ही आप किल जोन में प्रवेश करते हैं, आप देखते हैं कि यूक्रेन कितना घातक हो सकता है। आपको ठीक से संभलने का मौका भी नहीं मिलता कि एक ड्रोन ऊपर से आ जाता है। बस ऐसे ही आप खत्म हो जाते हैं। आप द सिम्पसन्स के एक एपिसोड जितना भी नहीं टिक पाए और आप अकेले नहीं हैं। ये आज के रूसी सेना की हकीकत है। अनुबंध साइन करें, 10 दिन ट्रेनिंग ले और फिर 20 मिनट में मर जाए। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण में आपका स्वागत है। आपके नेता पहले ही अगले तोप का चारा जुटाने की कोशिश में आगे बढ़ चुके हैं। रूस के युद्ध समर्थक सैन्य ब्लॉगर्स पुतिन के आक्रमण से मानव जीवन की बर्बादी पर गुस्सा जाहिर कर सब कुछ उजागर कर रहे हैं। 29 जून की कीव पोस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि रूसी युद्ध ब्लॉगर्स के अनुसार यूक्रेन में मोर्चे पर भेजे गए सैनिक अक्सर उतनी ही देर जीवित रहते हैं जितना एक सिटकॉम देखने में लगता है, और ये सब पुतिन की गलती है। एक पोस्ट के अनुसार फ्रंट लाइन पर रूसी हमलावर सैनिक के औसतन जीवित रहने की अवधि 20 से 35 मिनट बताई गई है, जो रूस में व्यापक रूप से साझा हुआ है। यह दिखाता है कि पुतिन के जमीनी अभियान की हालत कितनी निराशाजनक है, लेकिन हालात इससे भी कहीं ज्यादा खराब हो जाते हैं। समस्या सिर्फ रूसी सैनिकों की मरने की रफ्तार नहीं है, मुद्दा यह है कि वे मारे जा रहे हैं, लेकिन उतने यूक्रेनियन नहीं मर रहे। पुतिन इसे कम से कम ऐसे ही देखेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक अब रूस को हर यूक्रेनी हताहत पर 8 हताहत झेलने पड़ रहे हैं। यहाँ गणित मेल नहीं खाता। बिल्कुल, रूस के पास यूक्रेन की तुलना में जनशक्ति की बढ़त है। हालांकि रूस की आबादी यूक्रेन से लगभग 4 गुना ज्यादा है। यह निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर है, लेकिन 4 गुना ज्यादा संभावित सैनिक होने का मतलब कुछ खास नहीं है जब आप अपने दुश्मन से 8 गुना ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। कुछ न कुछ तो बदलना ही पड़ेगा, और ऐसा लगता है कि यह रूस की वो क्षमता होगी जिसके बल पर वो यूक्रेन में बढ़त हासिल करने के लिए पुतिन को जिन हमलों की जरूरत है उन्हें अंजाम दे सके। सैनिक अब इस पर ध्यान दे रहे हैं, और वे रूस के सैन्य ब्लॉगर्स जितने नाराज हैं, आंतरिक निराशा सामने आ रही है, जिसका प्रमुख उदाहरण ब्लॉगर और पूर्व रूसी सैनिक अलेक्जेंडर लूनिन है। जून की शुरुआत में उन्होंने पुतिन से मुलाकात की मांग की ताकि वह समझा सके कि कैसे उनके द्वारा मोर्चे पर तैनात किए गए कमांडर अपने सैनिकों को आत्मघाती मिशनों पर भेज रहे हैं, और अगर वे इनकार करते हैं तो उन्हें यातना दे रहे हैं। लूनिन ने कहा कि अगर समस्या नहीं सुलझी तो सेना क्रेमलिन की ओर हथियार घुमा देगी। पुतिन ने अपने खास अंदाज में प्रतिक्रिया दी। पुतिन ने लूनिन को उनकी सोशल मीडिया पर दी गई चेतावनी के लिए गिरफ्तार करवा दिया, और उन्हें उम्मीद है कि इससे समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। रूसी सेना में हो रहे कई अत्याचारों को उजागर करने की कोशिश कर रहे एक आदमी को गिरफ्तार करना उन डरे हुए मोहरों की 20 मिनट की जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए काफी नहीं होगा जिन्हें घातक क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। ये पुतिन का युद्ध के प्रति हास्यास्पद रवैया है, जिसमें ये माना जा रहा है कि सिर्फ सैनिकों को झोंककर ड्रोन सेना पर काबू पाया जा सकता है। यही उन वजहों में से एक है कि ये सब शुरू ही क्यों हुआ। यूक्रेन के ड्रोन उन मुख्य कारणों में से एक है जिनकी वजह से रूसी सैनिक मारक क्षेत्र में पिज्जा की डिलीवरी होने से भी कम समय तक टिक पाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। पुतिन ने इन सैनिकों को शुरू से ही नाकाम होने के लिए झोंक दिया है। आइए प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं। रूस के सैन्य ब्लॉगर्स ने अपनी टिप्पणियों में बताया है कि जो हमला करने वाले सैनिक इतनी जल्दी मारे जा रहे हैं, उनके पास शायद बेहतर मौका होता अगर उन्हें उस युद्ध क्षेत्र के लिए उचित प्रशिक्षण जैसा कुछ भी अनुभव हुआ होता जिसमें रूस उन्हें भेजने वाला था। उसी पोस्ट के अनुसार, जिसने यह उजागर किया था कि रूस की सेनाएं मोर्चे पर मरने से पहले कितना कम
समय बिताती है। अब प्रशिक्षण मैदान से तैनाती तक का समय केवल 10 दिन से 3 हफ्ते के बीच रह गया है। ये कोई निराधार दावा नहीं है। कुछ रूसी सैनिक कहते हैं कि उन्हें लड़ाई में भेजने से पहले बस इतना ही प्रशिक्षण मिला। इवान उन सैनिकों में से एक है। फरवरी में यूनाइटेड 24 मीडिया से उसने कहा, मेडिकल जांच के बाद उन्होंने पूछा, क्या मैं परसों सैन्य अड्डे जाने को तैयार हूँ। उन्होंने 5 दिन प्रशिक्षण दिया, फिर बल की अदला बदली के लिए 5 दिन और इंतजार किया। फिर हम युद्ध मोर्चे चले गए। हम देख रहे हैं कि रूस के प्रशिक्षण की अवधि और गुणवत्ता लगातार घट रही है। यहाँ तक कि नए भर्ती हुए सैनिकों को मोर्चे पर भेजने से पहले यह भी ठीक से नहीं पता होता कि अपनी राइफल किस दिशा में ताननी है। आधुनिक सेना नए सैनिक को प्रशिक्षित करने में हफ्तों या महीनों का समय लेती है और तैनाती के बाद भी प्रशिक्षण जारी रखती है। रूस खुद भी पहले इसमें काफी बेहतर था। कम से कम सैनिकों को तैयार करने में जो समय लगता था, उस मामले में 2013 से पहले नए सैनिकों को 5-6 महीने प्रशिक्षण मिलता था। 2013 में इसे 3 महीने किया गया। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के बाद इसे और घटा दिया गया। रूसी प्रणाली में सैनिकों को अब भी 192 घंटे का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। उन्हें उससे कहीं कम प्रशिक्षण मिल रहा है और रूस रणभूमि पर अपने ही खून से इसकी कीमत चुका रहा है। शायद पुतिन इसे अच्छा सौदा मानते हैं। 20 मिनट की लड़ाई के लिए 10 दिन ट्रेनिंग लेना युद्ध का मजाक है। ये तभी संभव है जब रूस के पास लगातार नए भर्ती हो जिन्हें मोर्चे पर भेज सके ताकि खोए लोगों की जगह ली जा सके। आगे के लिए स्पॉइलर अलर्ट, रूस के पास भर्ती होने वालों का लगातार आने वाला सिलसिला नहीं है। उसके पास हमलों की बढ़ती संख्या है जिससे उसके फ्रंट लाइन सैनिक लगभग 20 मिनट में मर रहे हैं। पुतिन इतने दृढ़ है कि रूस सिर्फ लगातार असंगठित हमले करके युद्ध जीत सकता है कि वह 2026 में अब तक के किसी भी समय से ज्यादा हमलों का आदेश दे रहे हैं। ओडेसा जर्नल के मुताबिक मई में रूस के हमलों में 37.5% बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो सिर्फ 14 वर्ग किलोमीटर यूक्रेन पर कब्जा कर सका। संभावना है कि जून में हमलों की संख्या मई से ज्यादा हो गई है और ये हमलों की संख्या पूरे गर्मियों में बढ़ती रहेगी क्योंकि मौसम पुतिन की योजनाओं के लिए जितना अनुकूल हो सकता है उतना ही अनुकूल रहेगा। अब अभी रूस के लिए और अधिक हमलों का वास्तव में क्या मतलब है? यूक्रेन के रक्षकों को हमले के और मौके। सैनिक जब मोर्चे के पीछे रहते हैं तो उनके मारे जाने की संभावना कम होती है, लेकिन जब उन्हें मोर्चे पर मौत की ओर भेजने का आदेश दिया जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। यूक्रेन हमेशा निगरानी कर रहा है, ड्रोन हर जगह है। जब रूसी सैनिकों को लड़ने भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास चुनने के लिए और भी ज्यादा लक्ष्य है। ड्रोन की बात करें तो हम फिर से उस पहले कारण पर आते हैं कि रूस के फ्रंटलाइन सैनिक इतने कम समय तक जिंदा क्यों रह पाते हैं। यूक्रेन के ड्रोन अब पहले से कहीं ज्यादा घातक हो गए हैं। रूस के सैन्य ब्लॉगर्स कहते हैं कि ड्रोन ने युद्ध को बदल दिया है, जिससे फ्रंटलाइन सैनिकों की उम्र कम हो गई है। पुतिन अभी भी 2022 की रणनीतियां 2026 की लड़ाई में ला रहे हैं। रूस को उसी नुकसानदेह स्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसका उसे हमेशा से सामना करना पड़ा है। इसी कारण उसे आक्रामक बनना पड़ता है। ये हमले जितने नुकसानदेह रूस के लिए हैं, उतने ही अनिवार्य भी हैं। यूक्रेन खुशी से पीछे हटकर रूसी सैनिकों को खुद को तबाही में झोंकने देता है, लेकिन ऐसा हमेशा से ही होता आया है। 2026 में सबसे बड़ा फर्क यह है कि अब सिर्फ फ्रंट लाइन और उसके कुछ किलोमीटर आगे तक के ड्रोन ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। हाउस अमंग द लॉरेल्स मिलिट्री ब्लॉक के अनुसार 2026 में रूस के कई सैनिक पीछे के क्षेत्रों में घायल या मारे जा रहे हैं। यूक्रेन के मिडिल स्ट्राइक अभियान और इस साल उसने यूक्रेन युद्ध का स्वरूप कैसे बदल दिया है, इस पर पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है। अब जब यूक्रेन के पास ड्रोन की भरपूर आपूर्ति है जो मोर्चे से 200 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर तक हमला कर सकते हैं, वो इसका फायदा उठा रहा है। रूसी लॉजिस्टिक्स को टुकड़ों में तब्दील किया जा रहा है। ये यूक्रेन की क्रीमिया को अलग करने और अग्रिम सैनिकों की मदद रोकने की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। कमांड सेंटर, ड्रोन लॉन्च पॉइंट और गोला बारूद डिपो को निशाना बनने से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों का समर्थन सीमित हो गया है। अक्सर ये कम सामने आता है कि मोर्चे के पीछे सैनिकों की जुटान पर भी हमला हो रहा है। यही शिकायत हाउस अमंग लॉरेल्स कर रहा है। रूस अब हमलों की तैयारी भी छुपाकर नहीं कर सकता। उन्हें शुरू करना तो दूर, यूक्रेन को जैसे ही सैनिकों की भीड़ का स्थान पता चलता है, वो तुरंत मिडल स्ट्राइक ड्रोन भेज देता है। अगर वो ड्रोन असफल हों तो उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका वही एयर डिफेंस है जो वहां है। संदेश जाता है कि यूक्रेन को पता है आने वाले सैनिक कहां हैं। जो लोग पीछे हुए हमले में बच जाते हैं उन्हें आगे ट्रैक किया जाएगा और मार दिया जाएगा। जहां तक मोर्चे की बात है, हम इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेन ने 2025 में विकसित की गई अपनी किल जोन रणनीति को बड़े पैमाने पर विस्तार दिया है। कुछ मोर्चों पर ये किल जोन ड्रोन से भरे इलाकों में 50 किलोमीटर तक फैलते हैं। इसके बाद मिड स्ट्राइक ड्रोन आते हैं। किल जोन की अवधारणा ऐसी ही हताहत दर और कम जीवित रहने की अवधि के लिए बनाई गई है, जैसा हम देख रहे हैं। ये नए विचार नहीं है। सदियों से सेनाएं दुश्मनों को ऐसे क्षेत्रों में ले जाती रही है जहां उन्हें हथियारों से मार सके। हाल ही में तोपखाना
और रॉकेट ही थे काम करते थे। अब ये ड्रोन हैं हजारों की तादाद में, कुछ लगातार निगरानी रखते हैं, कुछ सैनिक दिखते ही हमला करने को तैयार रहते हैं। इन ड्रोन को अन्य सुरक्षा उपायों जैसे कांटेदार तार जो सैनिकों की रफ्तार कम कर देती है और टैंक रोधी खाइयां और ड्रैगन के दांत जो वाहनों को रोकने के लिए लगाए जाते हैं में जोड़ दे तो आपके पास नरसंहार की जमीन तैयार हो जाती है। कोई आश्चर्य नहीं कि रूस के सैनिक लगभग 20 मिनट ही टिक पा रहे हैं। तो पुतिन इस सब के बारे में कुछ करने वाले हैं, है ना? ये उसके देश के लोग हैं जो यूक्रेन में धराधर मर रहे हैं, तो उसके पास जरूर योजनाएं होंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पुतिन को नहीं जानते। आगे बढ़ने से पहले एक बात, ये मिलिट्री शो है, हम हर हफ्ते ऐसी जानकारी देते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। रूस की 20 मिनट की समस्या हल करने के लिए पुतिन को सक्रिय होना पड़ेगा और सैनिकों की परवाह करनी होगी। क्या वो परवाह करते हैं? बिल्कुल नहीं। रूस को इतनी जल्दी और इतने बड़े पैमाने पर हताहतियां झेलनी पड़ रही हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि पुतिन को उन सैनिकों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है जिन्हें वह मोर्चे पर भेजते हैं। अपनी ही विरासत को लेकर जुनूनी उस बेरहम आदमी के लिए वे सिर्फ औजार है और कुछ नहीं। हम ही नहीं, यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री स्याबिर भी 1 साल पहले यही कह रहे थे जब पुतिन ने कहा था कि जहां भी रूसी सैनिक कदम रखे वह रूसी जमीन है। पुतिन को रूसी सैनिकों या यूक्रेनी ड्रोन से चीथड़े हुए उनके पैरों की परवाह नहीं है। वह अपने लोगों का जनसंहारक है। उसने पहले ही एक भी रणनीतिक लक्ष्य हासिल किए बिना यूक्रेन में एक बेहुदा खूनी संघर्ष में 10 लाख रूसी सैनिकों को मरवा दिया है। 10 लाख सैनिक, 20 लाख पैर, जबीर ने गुस्से में कहा। 1 साल बाद संख्या लगभग 14 लाख सैनिक और 28 लाख पैर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन और उनके सैनिकों की चिंता न करने पर नाराजगी जताई है। जून 2025 में कहते हुए, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता। मैं सोचता हूँ उसे फर्क नहीं पड़ता। वह यूक्रेन की तरह कई सैनिक खो रहा है, लेकिन पुतिन के लिए सैनिकों का 20 मिनट में मर जाना बिल्कुल मायने नहीं रखता। कम से कम उन सैनिकों ने कोई गोली, ड्रोन या यूक्रेनी गोला बारूद का कोई और वार तो झेला। और वैसे भी जहां से वे आए हैं वहां और भी बहुत सारे हैं जिससे रूस लगातार अपने सैनिकों को मौत के मुंह में भेज सकता है जब तक कि वो मशीन खुद ही टूट न जाए। शायद आपको हमारा पिछला स्पॉइलर याद हो। कोई लगातार बहाव नहीं है। पुतिन को इस बात की परवाह करनी शुरू करनी चाहिए कि उसके सैनिक इतने कम समय तक ही जिंदा रह रहे हैं और रूसी हताहतों की संख्या भी भारी है। अब उसी के खिलाफ जा रहा है। मैन पावर के मामले में रूसी सैन्य ब्लॉगर्स पहले ही यह बता रहे हैं कि जो कुछ हम अभी देख रहे हैं वह टिकाऊ नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि रूस को अपने 20 मिनट वाले सैनिकों की कीमत पर क्षेत्रीय कब्जे के रूप में लगभग कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। स्थिति ऐसी है कि इस शरद ऋतु में या तो शांति होगी या फिर लामबंदी। एक पुराने टेलीग्राम चैनल के नोट्स के अनुसार ब्लॉगर ने भर्ती उम्र के पुरुषों को सलाह दी कि अब आपातकालीन बैग तैयार कर ले अगर वे क्रेमलिन की नजरों से बचना चाहते हैं। रूसी स्वयंसेवक भर्ती इतनी कमजोर हो गई है कि पुतिन अब इस तथ्य को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उनके सैनिक मोर्चे पर कुछ मिनट ही टिकते हैं। भारी साइनिंग बोनस $80,000 और $1,40,000 तक के कर्ज माफी की पेशकश के बावजूद भर्ती के मामले में रूस अपने 2025 के आंकड़ों से काफी पीछे है। CNN के अनुसार 2026 की पहली तिमाही में रूसी भर्ती पिछले साल की तुलना में 20% कम थी। यूनाइटेड 24 मीडिया के पास पुतिन के लिए और भी चिंता का आंकड़ा है। इसका कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट सैनिकों की भर्ती में गिरावट आई है और अप्रैल में रूस ने 1708 कॉन्ट्रैक्ट सैनिक मोर्चे पर भेजे। इसके बाद मई में 1378 कॉन्ट्रैक्ट सैनिक भेजे गए। पुतिन के सामने एक समस्या है। मुझे लगता है कि हम इस चैनल पर यह बात अक्सर कहते हैं और आमतौर पर इसका कारण यूक्रेन द्वारा रूस के नेता को बेनकाब करना होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पुतिन की नई समस्या यूक्रेन की सीमा से दूर पनप रही है, लेकिन इसका असर रूस और पुतिन की विरासत पर उतना ही गंभीर हो सकता है। चेचनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। रूस के नेता इसे नहीं रोक सकते। पुतिन का अगला युद्ध शुरू होने वाला है। ये ना तो नाटो देश के खिलाफ होगा, ना ही यूक्रेन में रूस जो कर रहा है उसका विस्तार होगा। अगला दुश्मन खुद रूस के अंदर से आता है और यह पुतिन का अंत कर सकता है। और सब कुछ एक आदमी के इर्द गिर्द घूमता है, रमजान कादिरोव। 2007 से कादिरोव राष्ट्रपति, या ज्यादा सही कहे तो एक निर्दयी तानाशाह रहे हैं। रूसी गणराज्य चेचनिया के उनके शासन में चेचनिया रूसी प्रभाव में रहा। कई बार स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के बावजूद कादिरोव हालात शांत करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। वह एक क्रूर व्यक्ति हैं जिन्होंने शरीयत कानून लागू किया और चेचनिया में रूस से अलग होने की कोशिशों को सख्ती से दबा दिया। इसीलिए पुतिन कादिरोव को अहम मानते हैं। वह एक गुर्गा है जो अपनी कुल्हाड़ी चलाकर यह सुनिश्चित करता है कि रूस अपना प्रभाव बनाए रखे, सिर्फ चेचनिया में ही नहीं बल्कि पूरे काकेशस क्षेत्र में। लेकिन कादिरोव मर रहा है। कम से कम यही अफवाह 2026 की शुरुआत में फैलनी शुरू हुई थी। जनवरी में मॉस्को टाइम्स ने बताया कि रूसी और यूक्रेनी मीडिया ने कि कादिरोव किडनी फेलियर से जूझ रहे थे, जो संभवतः अंतिम अवस्था में था। बेशक उस समय यह सिर्फ अफवाहें थी,
लेकिन अब ये हकीकत जैसी लगने लगी है, जिनका सामना पुतिन को जल्द ही करना पड़ेगा। पिछले महीनों में कादिरोव ऐसे कदम उठा रहे हैं जो संभावित उत्तराधिकारी के लिए जगह सुरक्षित करने की कोशिश दिखाते हैं, या कम से कम एक ऐसे देश में जहां अलग अलग कबीलों के बीच युद्ध की आशंका हमेशा बनी रहती है, अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं। कादिरोव के बच्चे जो अभी युवा हैं और जिनका सरकारी अनुभव बहुत कम है, उन्हें अहम सरकारी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। भाई भतीजावाद शायद, लेकिन यह एक अजीब कदम है जिसे एक युवा तानाशाह उठा रहा है। अजीब बात यह है कि कादिरोव के कई बच्चों ने चेचनिया के अधिकारियों से शादी की है। अगर आप इतिहास के बारे में कुछ भी जानते हैं तो आप जानते हैं कि विश्व नेताओं के बच्चों के बीच विवाह अक्सर गठबंधन बनाने और खुद को हमले से बचाने के तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चेचनिया का कबीलाई समाज भी ऐसे ही काम करता है। तो कादिरोव के बच्चों की शादियां ठीक वैसे ही जैसे उन्हें महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर पदोन्नत किया जा रहा है। ये सब संकेत है कि कादिरोव बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं कि अपने परिवार को ऐसे भविष्य के लिए तैयार कर सके जिसमें वो खुद न हो। वो आदमी ऐसे कदम उठा रहा है जो ये इशारा करते हैं कि उसकी मौत जल्द ही होने वाली है, और यही बात पुतिन के लिए बड़ी समस्या बन गई है। यहाँ जो हम देख रहे हैं वो एक आसन्न उत्तराधिकार संकट है जो लगता है कि चेचन्या को अपनी चपेट में लेने वाला है। पुतिन के लिए जो लंबे समय से कादिरोव द्वारा लाई गई स्थिरता पर निर्भर रहे हैं, कम से कम चेचन्या के कबीलों को वश में करने की उसकी क्षमता के मामले में काकेशस में उत्तराधिकार संकट रूस की स्थिति के लिए घातक है। जैसा फॉरेन पॉलिसी ने 4 जून के लेख में बताया, चेचन्या का इतिहास उसके अपेक्षाकृत छोटे आकार से कहीं अधिक अराजकता पैदा करने का रहा है। अराजकता का बड़ा हिस्सा देशवासियों की रूस से स्वतंत्रता की चाह पर केंद्रित था। अगर कादिरोव सच में 49 साल की कम उम्र में मरने वाले हैं, इसका मतलब है कि चेचनिया अराजकता के कगार पर है। आखिरकार ताकतवर नेता के गायब होने पर रूस के खिलाफ लड़ने वाले कबीले बिना नियंत्रण के रह जाते हैं। इस समय पुतिन खुद से बड़ा सवाल पूछ रहे होंगे, रमजान कादिरोव के बाद कौन है चेचनिया के मौजूदा नेता? ऐसा लगता है कि अपने 18 साल के बेटे को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं आदम को इस भूमिका के लिए। कुछ मामलों में यह रूस के लिए आदर्श समाधान होगा। यह पुतिन को नए शासक के लिए एक सलाहकार, लगभग राजा के राज प्रतिनिधि की तरह प्रदान करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि चेचनिया में रूस का प्रभाव बना रहे। लेकिन यह आदर्श स्थिति भी समस्याग्रस्त है। आदम कादिरोव अभी युवा है, बहुत कम उम्र के हैं, इसीलिए सबसे पहले रीजेंट का विषय आता है। कादिरोव का बेटा अपनी युवावस्था के कारण उनसे बड़ा निशाना बन जाता है। आदम को कमजोर माना जा सकता है, मर्द की जिम्मेदारी निभाते एक बच्चे के रूप में देखा जा सकता है, जिससे दूसरे कबीले निशाना बना सकते हैं, खासकर वे जो कादिरोव के प्रतिद्वंदियों द्वारा चलाए जाते हैं, जिन्हें निर्वासन में भेज दिया गया है। कादिरोव के पास और भी बच्चे हैं जिन्हें वह अपनी मृत्यु से पहले नए नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं। अखमत जो आदम से 1 साल से थोड़ा ज्यादा बड़ा है, परिवार का बौद्धिक है, द स्पेक्टेटर कहता है, लेकिन उसमें करिश्मा नहीं है और उसके पिता उसे योग्य उत्तराधिकारी नहीं मानते। जेलिम खान में पिता जैसी खून की प्यास है, पर वो इतना जंगली है कि उसे यूएई निर्वासित कर दिया गया, तो वह दौड़ से बाहर लगता है। अब सिर्फ आदम बचता है, एक ऐसे नेता का कमजोर उत्तराधिकारी जिसकी सेहत खराब होती दिख रही है। उसे उस व्यक्ति की भूमिका में डाल दिया गया है जिस पर पुतिन को चेचनिया में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए निर्भर रहना पड़ता है। हकीकत यह है कि कादिरोव की मौत चेचनिया में अराजकता लाएगी। अगर बेटों में से किसी को ऊपर कर भी दे तो भी पुतिन उस लोहे की पकड़ पर भरोसा नहीं कर सकते जिसने रूस को लगभग 2 दशकों तक सबसे विद्रोही गणराज्यों में से एक पर नियंत्रण बनाए रखने दिया। एक लड़ाई आने वाली है। इसका कारण समझने के लिए हमें रूस के संदर्भ में चेचनिया के हालिया इतिहास को थोड़ा और गहराई से देखना होगा। हम आपको 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में ले चलते हैं। क्या आपको वह स्वतंत्रता की चाह याद है जो चेचनिया के कई कबीलों में आज भी जीवित है? 20वीं सदी के अंत में स्वतंत्रता की चाह चरम पर थी। चेचनिया ने रूस के साथ 2 युद्ध लड़े जिससे देश पर गहरे घाव पड़े। पुतिन के लिए वे युद्ध अवसर थे। दूसरे युद्ध में उन्होंने चेचनिया पर बेरहमी से कब्जा किया क्योंकि वे रमजान के पिता अखमत को साथ मिला सके। दोनों युद्धों के अंत तक 1,60,000 लोगों का खून बह चुका था। इनमें लगभग 40,000 चेचन लड़ाके व नागरिक थे। बाकी लोग विभिन्न जातीय समूहों के प्रतिनिधि थे, जैसा कि जेम्सटाउन फाउंडेशन कहता है। अधिकांश रूसी थे, लेकिन इससे पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सबसे अहम था कि चेचनिया उसके कब्जे में थी और लगभग 2 दशकों से ये स्थिति बनी हुई है। इस सब का मतलब है कि पुतिन चेचन दमन के सहारे सत्ता में आए। यह सिर्फ चेचन समाज के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं था, जिसने 2 दशकों तक क्रूरता और रूसी प्रभाव झेला है, जिसे देश के मरणासन्न नेता ने बढ़ावा दिया। यह पुतिन के लिए भी जरूरी था। वह चेचनिया में अपने कारनामों, जिसे कुछ लोग युद्ध अपराध भी कह सकते हैं, का इस्तेमाल कर सकता था। अपनी ताकतवर नेता की छवि बनाने के लिए पुतिन ने चेचन समस्या का समाधान किया। वह रूस के सामने आने वाली किसी भी अन्य समस्या का समाधान कर सकते थे। सिर्फ पुतिन ने यह नहीं सोचा था कि एक ऐसा शासक जिसे उनसे ज्यादा जीना चाहिए था, वो बहुत जल्दी मृत्युशैया पर पहुंच जाएगा। अगर कादिरोव की मौत होती है
तो व्यापक विरोध प्रदर्शन और नए सिरे से विद्रोह हो सकते हैं। पुतिन के विरोधियों में राजनीतिक लामबंदी की संभावना भी है। इस पर नियंत्रण के लिए फिर युद्ध करना होगा, लेकिन यही वह जगह है जहां यूक्रेन युद्ध एक बड़ा कारक बन जाता है। चेचनिया ने उस युद्ध में रोचक भूमिका निभाई। कादिरोव के समर्थक पूरे संघर्ष में रूस के लिए लड़े हैं, लेकिन कई चेचेन ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके बजाय यूक्रेन के लिए हथियार उठा लिए हैं। जीआईएस रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के लिए लड़ने वाले आमतौर पर उसकी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। हालांकि वे यह भी सीखना चाहते हैं कि रूस कैसे लड़ता है और यूक्रेन अपनी रक्षा के लिए क्या करता है, यह देखना और समझना चाहते हैं। यूक्रेन ने कुछ चेचनों में स्वतंत्रता की लड़ाई की तैयारी के लिए सीखने की इच्छा को चतुराई से बढ़ावा दिया है। 2022 में यूक्रेन ने चेचनिया की रूस से स्वतंत्रता को औपचारिक रूप से मान्यता दी, जो पुतिन के लिए एक चुनौती भी थी और चेचनिया में किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए संकेत भी था जो लड़ना चाहता है कि यूक्रेन उनके मकसद का समर्थन करेगा। उस स्वतंत्रता की लड़ाई का मौका अब तक नहीं आया था। दशकों से पुतिन ने अंदर मौजूद कई लोगों में स्वतंत्रता की इच्छा को नियंत्रित करने के लिए एक व्यक्ति और उसकी क्रूर शासन व्यवस्था पर भरोसा किया है। चेचनिया अब वो व्यक्ति मौत के कगार पर दिखाई दे रहा है। सत्ता का शून्य बन रहा है। जिन लोगों को कादिरोव अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहेंगे, वे पुतिन के लिए आसान सत्ता हस्तांतरण की गारंटी देने के लिए बहुत कमजोर हैं। एक लड़ाई आने वाली है और यही वो लड़ाई है जिसके लिए रूस यूक्रेन में 4 साल से ज्यादा की क्रूर जंग के बाद भी तैयार नहीं है। यह पुतिन की समस्याओं की शुरुआत भर है। इस समय चेचनिया में जो कुछ हो रहा है वह काकेशस क्षेत्रों और रूसी गणराज्यों में अन्य चुनौतियों के साथ मिलकर यह दिखा रहा है कि सत्ता पुतिन के हाथों से फिसलती जा रही है। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि दिखा सके कि सत्ता सच में कैसे चलती है। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। हम रोज वीडियो डालते हैं। रूस चेचनिया की इतनी परवाह क्यों करता है? आखिरकार ये देश बड़ी ताकत नहीं है? करीब 15 लाख की आबादी और सिर्फ 17,300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ चेचनिया एक राष्ट्र से अधिक एक बड़े शहर जैसा लगता है। चेचनिया भले ही छोटी हो, लेकिन कई कारणों से रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले चेचनिया का स्थान। ये काकेशस पर्वतों के उत्तर में है, जो इसलिए अहम है क्योंकि इन्हें नियंत्रित करने वाला पश्चिम एशिया के रास्तों को भी नियंत्रित करता है। तुर्की और ईरान जैसे देशों तक इसी पर्वत श्रृंखला के माध्यम से पहुंचा जाता है और यह रूस के लिए एक बफर जोन के रूप में भी काम करता था। रूस को यहाँ से हमला खतरा नहीं, लेकिन पैरानॉइड पुतिन के लिए ये मायने नहीं रखता। वह कॉकस पर्वतों पर नियंत्रण चाहता है ताकि हमेशा किसी हमले की स्थिति में तैयार रह सके। साथ ही नियंत्रण बनाए रखना उसकी महान रूसी रक्षक की कहानी को और मजबूत करता है। एक मोर्चा संभल जाता है। चेचनिया रूस को एक बफर जोन पर नियंत्रण देता है जो मातृभूमि की रक्षा करता है। कादिरोव के मृत्युशैया पर होने की खबरों से वह नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा है और स्थिति और भी खराब हो रही है। इस पर्वतमाला के दक्षिण में आर्मेनिया है, एक और क्षेत्र जिसे रूस नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। आर्मेनिया ने जून में डी रूसीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया। एक चुनाव हुआ और इसके परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान को लगभग 50% वोट और आर्मेनियाई सत्ता का मुख्य पद मिली। पशिन्यान ने रूसी समर्थित विपक्ष और दुष्प्रचार को पार कर जीत हासिल की। ऐसा लगता है वे यूरोपीय संघ की सदस्यता पर जोर देंगे और पश्चिमी देशों के साथ गहरे संबंधों के लिए भी प्रयास करेंगे। इस सब का मतलब ये है कि रूस का काकेशस पर्वतों के उत्तर और दक्षिण दोनों ओर के क्षेत्रों पर नियंत्रण दशकों में पहली बार खतरे में है। आर्मेनिया में यह बदलाव कई सालों में धीरे धीरे हुआ। चेचनिया में संकट विस्फोटक होगा, एक व्यक्ति की मौत से यह भड़केगा, लेकिन दोनों ही मामलों में हम देखते हैं रूसी प्रभाव घट रहा है। पुतिन ने पूरी कोशिश की कि आर्मेनिया को रूस समर्थक प्रधानमंत्री चुनने पर मजबूर किया जाए। रूस ने पाशिन्यान के खिलाफ गलत सूचना फैलाई। पुतिन ने 1 अप्रैल की बैठक में पाशिन्यान के सामने मांगे रखी। चुनाव करीब आते ही रूस ने व्यापार प्रतिबंधों की धमकी दी और लागू भी किए। रूसी प्रवक्ताओं के मुताबिक यहीं से वापसी नामुमकिन थी। आर्मेनिया ने बिना पीछे देखे वो हद पार कर दी और अंत में पुतिन ने देखा कि उसकी चालें बेकार थी। उसके हिसाब से आर्मेनिया में पश्चिम जीत गया था और उसका काकेशस पर पकड़ ढीली पड़ गई। अब जब चेचनिया का संकट मंडरा रहा है तो आपसी संघर्ष के बीच और यूक्रेन के युद्ध में अपनी सेना का इतना बड़ा हिस्सा झोंक देने के कारण कादिरोव द्वारा नियुक्त नेता के लिए चेचनिया को काबू में रखने में रूस की अक्षमता से वो ढीली पकड़ पूरी तरह टूट सकती है। ये हमें एक और दिलचस्प बिंदु पर ले आता है। चेचनिया रूस का गणराज्य है, हालांकि ये कुछ हद तक स्वायत्त है। ये पुतिन के नियंत्रण में है और रूस के कई कानूनों के अधीन है। ये कोई असामान्य व्यवस्था नहीं। असल में रूस में 21 गणराज्य हैं। हालांकि अवैध रूप से कब्जा किए गए क्रीमिया को शामिल करने पर यह 22 होने का दावा करता है। इस स्थिति की कल्पना कीजिए, कादिरोव की मृत्यु हो जाती है और उनके द्वारा चुना गया उनका अनुभवहीन बेटा जो उत्तराधिकारी बनता है वह असफल हो जाता है। रूस की कोशिशों के बाद भी एक और चेचन कबीला सत्ता में आकर स्वतंत्रता का संघर्ष दोबारा शुरू करता है।
जिससे पुतिन के शुरुआती राजनीतिक करियर पर असर पड़ा। इस बार यूक्रेन युद्ध से रूस थका है। रूस ने 1.39 मिलियन से अधिक सैनिक खो दिए हैं। यूक्रेन में 12,000 टैंक नष्ट हो चुके हैं। साथ ही इससे दोगुने से भी ज्यादा बख्तरबंद वाहन भी नष्ट हो चुके हैं। रूस के पास चेचन विद्रोहियों से लड़ने के लिए पर्याप्त सेना है। हर सैनिक जो गणराज्य भेजा जाता है वह यूक्रेन नहीं जा सकता। पुतिन को प्राथमिकता तय करनी होगी। यूक्रेन ही उनका फोकस रहेगा। पुतिन चेचनों की बढ़त नहीं रोक सकते। चेचन्या सफल होकर स्वतंत्र हो जाता है। इसका रूस के अन्य गणराज्यों पर क्या असर पड़ेगा? उनमें से कुछ के लिए ये स्वतंत्रता की संभावना दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं कि रूस के सभी 21 गणराज्य चेचन्या जैसा करेंगे। कुछ ऐसे भी है जिनकी अपनी सक्रिय स्वतंत्रता आंदोलन है। वे रूस से अलग होने के अगले संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। फरवरी 2023 में नेशनल ऑनलाइन रेफरेंडम ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल रिपब्लिक्स नामक एक दिलचस्प पोल के ऑनलाइन मतदान के नतीजे प्रकाशित किए गए थे। पोल्स रूस की 5 रिपब्लिकों में हुए और सभी में स्वतंत्रता की इच्छा दिखी। कुबान वह रिपब्लिक थी जो रूस से सबसे ज्यादा जुड़ी थी। स्वतंत्रता के पक्ष में वोट सिर्फ 55.7% था। ये बहुमत था पर भारी नहीं था। साइबेरिया में 63.9% लोगों ने अपने गणराज्य की स्वतंत्रता की इच्छा जताई। इंग्रिया में यह 66.2% था। यूराल में 68.2% ने स्वतंत्रता के लिए वोट दिया। रूसी एक्सक्लेव कलिनिंग्राद में 72.1% लोगों ने खुद को रूस से अलग करने की इच्छा जताई। बिल्कुल, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सर्वेक्षण कुछ हद तक अनौपचारिक था। ये साफ नहीं कि जिन्होंने वोट नहीं किया उनमें से कितने लोग रूस को चुनते। फिर भी इन सभी परिणामों से यह संकेत मिलता है कि इन रूसी गणराज्यों में बड़ी संख्या में लोग हैं जो संप्रभुता की इच्छा रखते हैं, जैसा कि चेचन्या में भी है। अगर कादिरोव की मौत हो जाती है और रूस इस महत्वपूर्ण गणराज्य को अपने नियंत्रण में रखने में असफल रहता है, खासकर अगर यह असफलता पुतिन के यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई सैन्य कमजोरी के कारण हो, तो ये एक संकेत हो सकता है अन्य गणराज्य भी उसी राह पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वे ऐसा करते तो रूस के रक्षा मंत्रालय के उत्पादन में ठहराव की रिपोर्टें उन्हें प्रोत्साहित करती। कुछ सर्वेक्षण जैसे 19 जून को प्रावदा द्वारा रिपोर्ट किया गया 60% से ज्यादा रूसी यूक्रेन युद्ध से थक चुके हैं। दूसरे युद्धों की तो बात ही छोड़िए जिन्हें पुतिन शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, पुतिन और भी युद्ध शुरू कर सकते हैं। वे चेचन्या में सैनिक भेजकर और खून खराबा कर सकते हैं और कादिरोव के उत्तराधिकारी को सत्ता में रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सिर्फ और गुस्सा और नाराजगी ही पैदा करेंगे। यही बात उन बाकी 5 गणराज्यों पर भी लागू होती है जिनका हमने जिक्र किया था। रूस के सामने कोई सैन्य रूप से टिक नहीं सकता, लेकिन असली मुद्दा ये नहीं है। अगर चेचन्या की कोशिश से प्रेरित होकर ऐसा हो तो वे सभी उठ खड़े हो सकते हैं, चाहे उन्हें दबा भी दे। संदेश दुनिया और रूस में फैल जाएगा। पुतिन नियंत्रण खो रहे हैं। इन सब के ऊपर रूसी क्षेत्र के अंदर होने वाला हर स्वतंत्रता का प्रयास यूक्रेन युद्ध से एक और ध्यान भटकाने वाली बात है जो पहले से ही बहुत बुरी तरह चल रहा है। एक विशेष सैन्य अभियान जिसे कुछ दिनों तक चलना था अब अपने 5वें वर्ष में पहुंच चुका है। यही वजह है कि इतने सारे रूसी युद्ध से थक चुके हैं। उस अंतहीन संघर्ष के ऊपर और युद्ध जोड़ना पुतिन के शासन के लिए तबाही का कारण बन सकता है। छाया में दुश्मन पुतिन को हटाने का मौका तलाश रहे हैं, वे कभी भी हमला कर सकते हैं। 73 साल के आदमी का ध्यान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ चीजें अनदेखी रह सकती है। चेचन्या की घटनाएं पुतिन के पतन की शुरुआत हो सकती है। यह पुतिन की असली ताकत की सीमाएं भी दिखाएगा। ये सब कादिरोव की मौत और संभावित उत्तराधिकार संकट पर निर्भर करता है जिसकी लोग उम्मीद कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसा होता है और आखिरकार एक और चेचन युद्ध छिड़ जाता है जो रूस को हमेशा के लिए चेचन्या से बाहर कर देता है। ये हमें चीजों को नए नजरिए से देखने देता है। इसका असर पुतिन पर और उस विरासत पर पड़ेगा जिसे वह पीछे छोड़ना चाहते हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है कि पुतिन इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि वह अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाएंगे। वह चाहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हो तो उन्हें रूस के महान नेताओं में से एक के रूप में देखा जाए। इसी वजह से अपने शासन के शुरुआती दौर में चेचन्या पर नियंत्रण पाने के लिए पुतिन ने इतनी क्रूरता दिखाई थी। विरासत की यही प्यास यूक्रेन युद्ध के बड़े प्रेरकों में से एक है। शायद पुतिन का मुख्य लक्ष्य रूस को ऐसा छोड़ जाना है, इसे एक बार फिर एक प्रमुख भू राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करके, और ये सब उन्हीं की वजह से होगा। अगर चेचन्या उत्तराधिकार संकट में पुतिन के नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही उनकी अंतिम विरासत होगी। जिसने चेचन गणराज्य पर कब्जा किया उसने 2 दिन बाद अपनी अक्षमता से उसे खो दिया। ऐसे समय में जब वह यूक्रेन पर कब्जा करने में असफल रहा और इस तरह अन्य वंचित गणराज्यों के लिए अपनी स्वतंत्रता की मांग उठाने की जमीन तैयार कर दी। पुतिन को इतिहास में उस नेता के रूप में याद किया जाएगा जिसने रूस की काकेशस पर्वतों तक पहुंच खोई। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की शुरुआती निर्णायक कार्रवाइयों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा और जब वह जमीन में सड़ रहे होंगे रूस और बाकी दुनिया उन्हें एक कमजोर नाकाम नेता के रूप में देखेगी। यही पुतिन का सबसे बड़ा डर है, जिसका मतलब है कि वह रूस की चेचन्या पर पकड़ बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे, लेकिन
जब उनका देश यूक्रेन युद्ध में उलझा हो तो वह जो कुछ भी कर सकते हैं उसका ज्यादा मतलब नहीं रह जाता। पुतिन का चेचनिया पर कोई दूसरा प्लान नहीं। रमजान कादिरोव को पुतिन से ज्यादा जीना था। रूसी नेता की विरासत को ऐसे सुरक्षित रखना था। अभी यूक्रेन में निर्वासन में एक चेचन सरकार है। उस सरकार ने 2000 में दूसरे चेचन युद्ध में चेचनिया की हार के बाद से निर्वासन में काम किया है और उसका दावा है कि उसके 14 यूरोपीय देशों में 29 शाखाएं हैं। क्या यह काव्यात्मक न्याय नहीं होगा कि पुतिन चेचनिया उसी सरकार के हाथों गवा दे जिसे उन्होंने 25 साल पहले हटाया था, और वही सरकार यूक्रेन के समर्थन से फिर सत्ता में आ जाए, जो वही देश है जिस पर पुतिन अगला कब्जा करना चाहते हैं। यह एक संभावित भविष्य है जिसका सामना पुतिन कर सकते हैं। अगर कादिरोव मरते हैं तो पुतिन को उस भविष्य का सामना जल्दी करना पड़ सकता है। दुनिया गर्म होती जा रही है और आर्कटिक के पानी अब पहले से ज्यादा नौवहन योग्य हो रहे हैं। रूस को इसमें मौका दिख रहा है। रूस आर्कटिक में जहाज और पनडुब्बियां भेजकर शिपिंग रूट्स बनाना और अपने प्रभुत्व को चुनौती देने वालों को सैन्य ताकत दिखाना चाहता है। पर यूनाइटेड किंगडम को इस पर कुछ कहना है। यूनाइटेड किंगडम रूसी हाइब्रिड युद्ध का शिकार रहा है क्योंकि शैडो फ्लीट और जासूसी जहाज रूसी जल क्षेत्र से भी ज्यादा समय ब्रिटिश जल क्षेत्र में बिताते हैं। यूनाइटेड किंगडम रूस को बड़ा सरप्राइज भेज रहा है। एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर आर्कटिक की ओर जा रहा है। रूस की पनडुब्बियों को अभी चेतावनी दी गई है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को आर्कटिक समुद्र में तैनात किया गया है, जो उत्तरी क्षेत्र में बढ़ते रूसी खतरे से निपटने के लिए यूके द्वारा उठाया गया तनाव बढ़ाने वाला कदम है। ये एक नए हाई नॉर्थ फ्रंट की शुरुआत है जो प्रगति पर है। अब नाटो को आर्कटिक में रूसी खतरे का पता लगाने और मुकाबला करने के तरीके खोजने होंगे, क्योंकि यूके अधिकारियों ने रूस पर पानी के नीचे ऐसे ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया है जिनका मकसद संचार केबल जैसी संपत्तियों को निशाना बनाना है। रूस नेटो को चौंकाने की कोशिश कर रहा है। रूस अन्य जगहों की अराजकता का फायदा उठाकर भविष्य के युद्ध में बढ़त चाहता है ताकि वो अपने जहाज और पनडुब्बियां संवेदनशील आर्कटिक जल क्षेत्रों में भेज सके। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के साथ ब्रिटेन पुतिन की महत्वाकांक्षा में बाधा है, लेकिन इससे पहले कि हम इस जहाज का पता लगाएं और जानें कि इसे क्यों चुना गया, हमें आर्कटिक समस्या में और गहराई से जाना होगा और ये समझना होगा कि ये समस्या कैसे इतनी बढ़ गई कि ब्रिटेन को लगता है कि नौसैनिक तैनाती जरूरी है। हम पहले बेयर गैप जाते हैं, जो आर्कटिक महासागर का छोटा हिस्सा है। यह जल मार्ग रूस के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है क्योंकि वह आर्कटिक में दबदबा चाहता है। लगभग 350 समुद्री मील लंबा बेयर गैप केप नॉर्थ के बीच है, जो नॉर्वे की मुख्य भूमि के ऊपर स्थित है। यह स्वालबार्ड द्वीप समूह के दक्षिणी छोर तक जाता है। रूस के लिए बेयर गैप पर नियंत्रण से उसकी पनडुब्बियां नॉर्वेजियन सागर में आसानी से जा सकती हैं। बातचीत में कहा गया कि वहां की कठिन ध्वनिक परिस्थितियों के कारण पनडुब्बियों का पता लगाना और मुश्किल हो जाता है। अगर रूस अपनी पनडुब्बियों को उस सागर में चुपके से भेज सकता है तो नॉर्डिक देशों, बाल्टिक राज्यों और यूनाइटेड किंगडम सभी के सामने वही समस्या है। रूस अपनी पनडुब्बियां मिसाइल दागने की सीमा में लाता है और अगर उन पनडुब्बियों में 1500 किलोमीटर या अधिक दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें हों तो वो एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। साथ ही इसका सामना जरूरी है। बेयर गैप सिर्फ उस कहीं अधिक व्यापक समस्या का एक लक्षण है जिससे यूरोपीय नाटो को जूझना है। पूरा आर्कटिक क्षेत्र बहुत तेजी से दुनिया के सबसे विवादित क्षेत्रों में से एक बन गया है। पिघलती बर्फ से शिपिंग लेन खुल रही है और उत्तरी समुद्रों में सैन्य तैनाती की संभावनाएं बढ़ रही हैं। रूस, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, आइसलैंड और डेनमार्क सभी की आर्कटिक में अपनी रुचियां हैं क्योंकि उनका क्षेत्र इस महासागर के चारों ओर फैला हुआ है। रूस के लिए आर्कटिक महासागर पुतिन की भविष्य की योजनाओं की कुंजी है। रूस कई वर्षों से आर्कटिक ठिकानों का पुनर्निर्माण और उत्तरी बेड़े को मजबूत कर रहा है। नाटो ने भी उसी तरह जवाब देने की कोशिश की है, जिसमें यूके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यूके की आर्कटिक शिपिंग में सीधी रुचि नहीं है, लेकिन रूस के बेयर गैप नियंत्रित करने पर यूके खतरे में पड़ सकता है। इसी वजह से यूके का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उत्तरी समुद्रों में तैनात है। इसी वजह से यूके ने 2029 तक नॉर्वे में अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। रूस आर्कटिक में खतरा है। यूके और यूरोपीय नेटो इस खतरे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। नॉर्वे के रक्षा मंत्री टॉर सैंडविक ने जून में इसे सबसे अच्छे ढंग से कहा था। यह यूके के लिए मातृभूमि की रक्षा है। अगर पुतिन स्कैंडिनेविया के उत्तरी हिस्से पर नियंत्रण पा लेते हैं, अगर वो बेयर गैप को नियंत्रित कर सकते हैं, ये यूके के खिलाफ सीधा खतरा है। इस स्थिति में कूटनीति काम नहीं आएगी। रूस आर्कटिक क्षेत्र, खासकर उत्तरी समुद्री मार्ग NSR को, जो बर्फ पिघलने के साथ खुलता जा रहा है, अपने भावी आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय मानता है। टेलर और फ्रांसिस कारण बताते हैं। NSR के जरिए माल भेजने के अलावा
रूस आर्कटिक की वास्तविक संभावनाएं देखता है। इन जल क्षेत्रों के नीचे तेल और गैस बहुत है। घिटांग और यमाल प्राय द्वीपों में 75% भंडार अभी भी अप्रयुक्त है। रूस चाहता है कि वही इन भंडारों का दोहन करे। यह रूसी आर्कटिक जल क्षेत्र में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर भी नियंत्रण चाहता है, जो रूस के इस प्रकार के कुल संसाधनों का 2/3 है। यूक्रेन युद्ध के बाद तकनीकी सीमाएं और पश्चिमी प्रतिबंध रूस की आर्कटिक में प्रभुत्व की योजनाओं में बाधा बने हैं। वे योजनाएं अभी भी बनी हुई हैं। रूस इंतजार कर रहा है। रूस सही समय का इंतजार कर इन जल क्षेत्रों पर नियंत्रण चाहता है, जो बदले में उसे उत्तरी यूरोप और यूनाइटेड किंगडम के लिए पहले से कहीं अधिक बड़ा खतरा बनने की अनुमति देता है। इस बीच पनडुब्बियां रूस को आर्कटिक जल क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी बनाए रखने में मदद कर रही हैं। 14 मार्च की एक रिपोर्ट में बिजनेस इनसाइडर ने कहा कि उसने नेटो अधिकारियों से बात की थी, जिनका दावा है कि वे पनडुब्बियां अब ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। उन अधिकारियों में से एक वाइस एडमिरल रूने एंडरसन, नॉर्वेजियन जॉइंट हेडक्वार्टर्स के प्रमुख के अनुसार आर्कटिक जल में रूसी पनडुब्बी गतिविधि पिछले 2 से 3 साल में दोगुनी से ज्यादा हुई है। ये नाटो के लिए एक समस्या है। रूस के पास दुनिया के सबसे बड़े पनडुब्बी बेड़ों में से एक है, जिसमें 64 सक्रिय पोत हैं। नाटो की मुश्किल ये है कि उथले पानी से निकलकर आर्कटिक महासागर की गहराइयों की ओर बढ़ने पर इन पनडुब्बियों को ट्रैक करना और कठिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप उन्हें पकड़ नहीं पाते तो मुश्किल बढ़ जाती है। अगर आप उनका पता नहीं लगा रहे हैं, अगर आप निगरानी नहीं करते, तो यह तेजी से बढ़ता है और सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं खतरा पैदा करता है, बल्कि इस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भी। कर्नल मार्टिन ओडोनेल कहते हैं, जो सुप्रीम हेडक्वार्टर एलाइड पावर्स यूरोप के प्रवक्ता है, जो क्षेत्र में नेटो अभियानों की कमान संभालता है, लेकिन आत्मसंतुष्ट होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। रूस पर नजर रखना जरूरी है। यह देश हाइब्रिड युद्ध शुरू कर चुका है, जो अब अधिकतर नाटो संबद्ध यूरोप को प्रभावित करता है। आगजनी, तोड़फोड़, साइबर हमले और ड्रोन घुसपैठ सभी एक व्यापक अस्थिरीकरण अभियान का हिस्सा बन गए हैं। अस्थिरीकरण रूस का लक्ष्य है। उत्तरी जल क्षेत्र असुरक्षित है, क्योंकि नाटो रूस जो कर रहा है उससे निपटने और आर्कटिक में बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि कमोडोर रिचर्ड हैविट, जो यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के कमांडर हैं, और जब उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात की थी, तब HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर सवार थे। उन्होंने कहा, शीत युद्ध के बाद से खतरा कभी इतना बड़ा नहीं हुआ। इसी कारण यूके ने अपना प्रमुख युद्धपोत आर्कटिक क्षेत्र में भेजा है। वह युद्धपोत अब रूस के पास है और पनडुब्बियों की खोज कर रहा है। हैरानी की बात है कि रूसी खतरे पर यूके पूरी तरह सही निकला। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को कार्रवाई के लिए बुलाया गया है। इससे पहले कि हम इसमें और गहराई से जाएं, ये याद दिला दूं कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बटन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि हमारी अगली वीडियो मिस ना हो। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की तैनाती आर्कटिक समुद्र में कोई नई बात नहीं है। फरवरी मध्य में नॉर्थ अटलांटिक में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती आर्कटिक क्षेत्र को कवर करने के लिए घोषित हुई थी। यूके ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा बढ़ावा बताया। ब्रिटिश ताकत और भी प्रभावशाली है, क्योंकि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स में F-35 जेट्स व हेलीकॉप्टर तैनात हैं। यूके रक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है। यह निर्णय समुद्र के नीचे के बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए लिया गया था, जिसे रूस अपनी पनडुब्बियों व जासूसी जहाजों से निशाना बनाता है। और भविष्य में संभावित युद्ध क्षेत्र में रूसी आक्रामकता रोकने के लिए यूके इस तैनाती के लिए रूस को कारण बताने में हिचक नहीं रहा है। मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2026 तक पिछले 2 सालों में यूके के जल क्षेत्र में घुसने या धमकी देने वाले रूसी नौसैनी पोतों की संख्या 30% बढ़ी है। यूके ने बताया कि HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और उसका स्ट्राइक ग्रुप नेटो के स्टैंडिंग नेवल मेरीटाइम ग्रुप 1 के साथ अभ्यास करेंगे। इस दौरान वो अमेरिका, कनाडा और संयुक्त अभियान बल के सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करेगा। ये सिर्फ यूके का फैसला नहीं था कि वो अपना सबसे बड़ा युद्धपोत पुतिन को संदेश देने भेजे। यूके और उसके सहयोगी देश पुतिन को दिखा रहे हैं कि आर्कटिक में सब कुछ उसकी मर्जी से नहीं होगा। अब उस युद्धपोत पर आते हैं, जिसे यूके ने रूसी पनडुब्बियों की खोज के लिए भेजा है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स एक प्रभावशाली जहाज है। रॉयल नेवी इसे यूके का सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक मानती है, और ये समझना आसान है कि क्यों। 2 क्वीन एलिजाबेथ क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बेड़े का हिस्सा। जहाज का फ्लाइट डेक 280 मीटर लंबा है और ये समुद्र में 45 दिन तक रह सकता है। इसके बाद खाने का स्टॉक भरना पड़ता है। विमानों के साथ कुल क्रू की संख्या 1600 है। 10,000 नॉटिकल मील रेंज के साथ जहाज आर्कटिक जल क्षेत्र में आसानी से लंबे समय तक घूम सकता है। और जब हथियारों की बात आती है, यह युद्धपोत ऐसा नहीं है जिससे कोई उलझना चाहे। जहाज खुद कई
30 मिलीमीटर मिनीगन और स्वचालित छोटे कैलिबर की बंदूकों से लैस है। फालैंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम वायु रक्षा देता है। ये बंदूक 1 मिनट में 4500 राउंड तक फायर करने में सक्षम है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को व्लादिमीर पुतिन की आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं के लिए वास्तव में खतरनाक जो बनाता है वो है जिसे ले जाने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। विमान, यह जहाज 36 तक F-35B लाइटनिंग 2 लड़ाकू जेट, 12 मर्लिन या टॉर्नेडो हेलीकॉप्टर और 8 अपाचे चॉपर सहित कुल 56 विमान आर्कटिक समुद्र में ले जा सकता है। रूस के पास इसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। उसका अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर एडमिरल कुज्नेत्सोव को 2025 की गर्मियों में सेवा से हटा दिया गया, जिसने 2017 के बाद से समुद्री यात्रा नहीं की थी क्योंकि वह बुरी तरह से जर्जर हो चुका था और रूस उसे इस हालत में नहीं ला सकता था कि वह एक उपयोगी नौसैनिक खतरा बन सके। आइए F-35 विमानों पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये सबसे प्रभावशाली हथियार है जो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स आर्कटिक क्षेत्र में लेकर आता है। वे F-35 विमान बहुत बड़े हैं। ब्रिटेन का उद्देश्य उत्तरी जल क्षेत्रों में रूसी जहाजों पनडुब्बियों पर नजर रखना है। रैम से लॉन्च किए जाने वाले और युद्धपोत के डेक पर सीधा उतरने के लिए हवा में मंडराने में सक्षम F-35 लक्ष्य को जहाज या आर्कटिक के नाटो ठिकानों के रडारों से पहले ट्रैक कर लेते हैं। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, जिससे सैकड़ों मील तक देखने की क्षमता मिलती है। और जैसे ही वे उड़ते हैं, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स उसके साथ के जहाजों और हेलीकॉप्टरों में लगे सोनार लहरों के नीचे स्कैन करते हैं। पनडुब्बियों और इसी तरह के खतरों जैसे कि बिना चालक के पानी के नीचे चलने वाले वाहनों की तलाश करते हैं। अगर हम सिर्फ जहाज की ताकत देखें, HMS प्रिंस ऑफ वेल्स ब्रिटेन को उत्तर में रूसी खतरे से निपटने में बढ़त देता है। 6 जुलाई की रिपोर्ट में पॉलिटिको ने बताया कि ब्रिटेन ने अपने अभियानों में एक रूसी विमान रोका। माना कि विमान उन पनडुब्बियों से अलग है जिन्हें HMS प्रिंस ऑफ वेल्स उत्तरी जल क्षेत्रों में खोज रहा है। यह इंटरसेप्शन पुतिन को दिखाता है कि ब्रिटेन अब नाटो के आर्कटिक हितों के मामले में रूस के साथ सख्ती बरत रहा है और कोई खेल नहीं खेल रहा है। ये रूसी विमान बियर एफ या TU-142 समुद्री गश्ती विमान था जो रूस की हाइब्रिड वॉरफेयर रणनीति की आम उकसावे वाली गतिविधियों में शामिल रहा है। BRF ने नॉर्वेजियन सागर में HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और उसके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के पास कई बार असुरक्षित और गैर पेशेवर तरीके से करीब आया। पॉलिटिको की रिपोर्ट से एक हफ्ता पहले उस विमान ने UK युद्धपोत के पास समुद्र में सोनार बुआएं गिराई। वे बुआएं पानी के नीचे माइक्रोफोन जैसी होती है जो पनडुब्बियों की ट्रैकिंग में मदद करती है। ये साफ नहीं है कि रूस को उनके तय उद्देश्य की परवाह थी या सिर्फ HMS प्रिंस ऑफ वेल्स को नीचा दिखाना चाहता था। इरादा कुछ भी हो, यूके ने ढिलाई नहीं की। विडंबना यह है कि BRF ने असली भालू को छेड़ने में काफी समय बर्बाद किया। उसे जल्द ही संदेश मिला। F-35 विमान 2 जुलाई को HMS प्रिंस ऑफ वेल्स से उड़ान भरकर रूसी विमान को रोकने गए और उसे ब्रिटिश युद्धपोत से बहुत दूर ले जाकर शिष्टाचार पूर्वक बाहर निकाल दिया। पॉलिटिको की एक तस्वीर में यूके के F-35 विमान रूसी विमान का सामना करते दिख रहे हैं। संदेश भेज दिया गया था। यूके का सबसे बड़ा युद्धपोत आर्कटिक जल में है और ये किसी भी चीज से निपटने के लिए अपने विमान तैनात करने के लिए तैयार है, जिसे रूस डराने धमकाने की रणनीति के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। अब जब HMS प्रिंस ऑफ वेल्स तैनात है तो बड़ा सवाल है आगे क्या होगा। ये जटिल है। आर्कटिक समुद्र में भेजा गया अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर अपने आप रूस पर हावी नहीं हो सकता। ऐसा सोचना मूर्खता है। यहाँ तक कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर उत्तरी समुद्रों में एक बड़े नाटो के नेतृत्व वाले बल में शामिल होता है, तब भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन समुद्रों की रक्षा से जुड़ी चुनौतियां केवल बढ़ने वाली हैं। हमने ये उल्लेख किया था कि खुद समुद्र की परिस्थितियां पनडुब्बियों का पता लगाना मुश्किल बना देती है, खासकर जब वे पनडुब्बियां गहराई में चली जाती हैं। इनकी उथल पुथल और समुद्रों से उत्पन्न ध्वनिक समस्याओं के कारण पिघलती बर्फ पानी में लवणता की परतों को बदलती है, जिससे पनडुब्बियों का पता लगाना और उनका पीछा करना प्रभावित होता है। सर्दियों के दौरान और भी चुनौतियां सामने आती है। यही वो समय होता है जब अधिकांश आर्कटिक क्षेत्र, चाहे वो जमीन हो या पानी, एक बर्फीले वीराने में बदल जाता है, जिसमें सैनिकों के लिए काम करना बहुत कठिन हो जाता है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स इन चुनौतियों को पार करने में मदद करता है, क्योंकि ये उन सैनिकों के लिए एक तरह का मोबाइल बेस बन जाता है जो गर्म महीनों में जमीन पर रहते हैं। विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम को अब वह नौसैनिक महाशक्ति न रहने की चुनौती का भी सामना है, जिसके रूप में वह हमेशा प्रसिद्ध रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक शीत युद्ध के बाद से यूके की नौसेना का आकार घटा है। हालांकि यह किसी भी तरह से कोई मामूली ताकत नहीं है, क्योंकि अब ये सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर संचालित करता है, 13 फ्रिगेट्स व डिस्ट्रॉयर्स, जिनमें से एक समय में सिर्फ 5 सक्रिय रहते हैं, और अपनी 10 पनडुब्बियां। क्या यह इतनी बड़ी ताकत है कि आर्कटिक जल में प्रभावी सैन्य मौजूदगी बनाए रखी जा सके, जबकि यूके को अपने घर में सुरक्षा भी मिलती रहे? यह संभावना नहीं लगती। नाटो सदस्य होने पर यूके बल बड़े समूह में शामिल हो जाता है। वह चुनौती है कि समूह एकजुट रहे। उत्तर के समुद्री इलाकों को प्राथमिकता देने वाले देशों में
विभाजन रूस के लिए मौका बन सकता है। रूस ने आर्कटिक पर अपनी मंशा साफ कर दी है और वह उत्तरी समुद्री इलाकों में प्रमुख शक्ति बनने के लिए तेजी से निर्माण कर रहा है। नई आइसब्रेकर जहाजों को सेवा में लाया जा रहा है जो बर्फीले आर्कटिक समुद्र में रास्ता बनाने में सक्षम है, ताकि पहले उल्लेखित NSR नॉर्दर्न सी रूट को पार करना आसान हो सके। इवान पापनिन प्रोजेक्ट 23,550 का पहला सशस्त्र आइसब्रेकर है जो आर्कटिक बेड़े में सितंबर 2025 में शामिल होगा और रूस का लक्ष्य है कि इस जहाज के साथ उसी परियोजना के अन्य जहाजों को भी जल्द से जल्द शामिल किया जाए। लेकिन रूस को अपनी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिबंध उसके जहाज निर्माण को प्रभावित कर रहे हैं। इसका मतलब है आइसब्रेकर बेड़े को आकार लेने में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है। जून में पुतिन ने रूसी जहाज निर्माताओं से और परमाणु आइसब्रेकर बनाने पर जोर दिया क्योंकि रूस NSR खोलना चाहता है। यहाँ एक खास तर्क है, रूस अब काले सागर में यूक्रेन पर और जहाज नहीं भेज सकता। पुतिन मानते हैं कि रूसी जहाज निर्माण को उसी क्षेत्र पर ध्यान देना चाहिए जहां उसका असर संभव है। ऐसे आदेश ब्रिटेन और नेटो सहयोगियों को चिंतित करेंगे। रूस आर्कटिक क्षेत्र में जहाज निर्माण के साथ सैन्य, परिवहन और ऊर्जा अवसंरचना भी मजबूत कर रहा है। मिलिटार्नी के 18 जुलाई के एक लेख में यह राय दी गई है कि आर्कटिक में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने में रूस ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रूस को आर्कटिक क्षेत्र में प्राकृतिक लाभ भी प्राप्त है। उसके पास 24,000 किलोमीटर लंबा आर्कटिक समुद्री तट है और उसने उन उत्तरी जल क्षेत्रों में जिन पर उसका नियंत्रण है 35 से ज्यादा तेल और गैस क्षेत्र बनाए हैं। ये रूस को आर्कटिक में प्रमुख शक्ति बनने के लिए प्रेरित करता है। पुतिन को विस्तार के साथ इन हितों की भी रक्षा करनी होती है। इसमें एक बात साफ है, आर्कटिक अगला वैश्विक संघर्ष क्षेत्र बनने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि युद्ध तुरंत होने वाला है, लेकिन जो हम देखने जा रहे हैं और यूके की तैनाती इसका ताजा सबूत है। ये उन जल क्षेत्रों पर भू राजनीतिक संघर्ष है जो पहले बहुत से बाहर थे। NSR अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ने वाला नया मार्ग बनेगा। रूस चाहता है कि वह इस मार्ग का पूरा लाभ उठाए। यह नियंत्रण के लिए लड़ सकता है, इसलिए नाटो को तैयार रहना होगा। यूके चाहता है कि वह आर्कटिक में रूस का सामना करने में सबसे आगे रहे। 25 फरवरी को रॉयल नेवी के फर्स्ट सी लॉर्ड जनरल सर ग्विन जेनकिंस ने चेताया, अभी हमें अटलांटिक में अपने ही क्षेत्र में परखा जा रहा है। ये अस्थिर और खतरनाक समय है। हमारे द्वीप राष्ट्र की रक्षा करना हमारा काम है। हम यूनाइटेड किंगडम की पहली और आखिरी रक्षा पंक्ति है और उन्होंने रूसी खतरे का सामना करने के लिए यूके से अन्य उत्तरी यूरोपीय नौसेनाओं के साथ एकजुट होने का आह्वान किया। पनडुब्बी मोर्चे पर यूनाइटेड किंगडम को 3 रूसी पनडुब्बियों से निपटना पड़ा जो यूके के उत्तर में स्थित जल क्षेत्र में पाइपलाइनों और केबलों पर गुप्त ऑपरेशन चला रही थी। तो खतरा पूरी तरह से मौजूद है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। यूके और उसके सहयोगी देरी नहीं कर सकते क्योंकि रूस सुदूर उत्तर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पहले ही कदम उठा रहा है। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स की तैनाती उन कदमों के जवाब में यूके की ओर से उठाया गया कदम है। ये विशाल युद्धपोत आने वाले महीनों में व्यापक आर्कटिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अब काम सीधा है, चाहे इसे लागू करना इतना आसान न हो। पनडुब्बियां ढूंढो, रूस को रोकना है और आर्कटिक पानी की रक्षा करनी है। 11 जुलाई को यूक्रेन ने एक मजबूत सहयोगी खो दिया। 71 साल की उम्र में साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसी ग्राहम का निधन हुआ। हालांकि लिंडसी ग्राहम की राजनीति को लेकर लोगों की राय बटी हुई हो सकती थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से वो यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के सबसे बड़े समर्थकों में से एक थे। लिंडसी ग्राहम ने अपनी मृत्यु से एक दिन पहले कीव में यूक्रेनी अधिकारियों और राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की थी और उन्होंने अंतिम सांस तक यूक्रेन का समर्थन किया। सीनेटर ग्राहम अब नहीं है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दोनों दलों के सांसद प्रतिबंध पैकेज पारित करने के लिए उत्सुक है जो युद्ध खत्म कर सके, बल्कि रूसी संघ को उसके मौजूदा रूप में खत्म कर दे। ये बिल्कुल वही है जो लिंडसे ग्राहम चाहते थे कि हो। 1955 में साउथ कैरोलिना के छोटे से शहर सेंट्रल में जन्मे लिंडसे ग्राहम ने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना और उसके लॉ स्कूल से स्नातक किया और फिर यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में सेवा की। 1982 से 1989 तक वे जज एडवोकेट जनरल कॉर्प्स या JAG कॉर्प्स के सदस्य थे, जो एयरफोर्स की कानूनी शाखा है। एयरफोर्स छोड़ने के बाद उन्होंने 1989 में साउथ कैरोलिना एयर नेशनल गार्ड ज्वाइन किया और भले ही वे कभी तैनात नहीं हुए या युद्ध के मैदान में सक्रिय रूप से नहीं लड़े, फिर भी उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना में विभिन्न कानूनी और सलाहकार भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 के शुरुआती वर्षों में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। पहले साउथ कैरोलिना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जगह बनाई और 2003 में अपने राज्य के सीनेटर बने। ये पद उन्होंने अपनी मृत्यु तक 20 से ज्यादा वर्षों तक संभाला और ग्राहम के सैन्य इतिहास को देखते हुए यह हैरानी की बात नहीं थी
कि उस समय वे वॉशिंगटन के सबसे बड़े युद्ध समर्थकों में से एक के रूप में जाने गए। वे बार बार अमेरिका की वैश्विक हस्तक्षेपकारी भूमिका का समर्थन करते रहे, सैन्य फंडिंग में भारी बढ़ोतरी और दुनिया भर में अमेरिका के विरोधियों से सीधे टकराव की मांग की। उदाहरण के लिए 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले के लिए वह सबसे मुखर समर्थकों में से एक थे और उन्होंने लीबिया जैसे स्थानों में हस्तक्षेप का भी समर्थन किया। सीरिया और ईरान। रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर हमला करते ही ग्राहम ने अपनी स्थिति तुरंत स्पष्ट कर दी। संघर्ष के कुछ दिन बाद ग्राहम ने 3 मार्च को ट्वीट कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या का आह्वान करते दिखे, जिससे वे चर्चा में आए। इसका अंत तभी होगा जब रूस में कोई इसे खत्म करे। आप अपने देश और दुनिया की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। मई 2023 में रूस के गृह मंत्रालय ने ग्राहम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जब एक वीडियो में वह राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलते और यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य सहायता को हमारा अब तक का सबसे सही खर्च बताते नजर आए। अपने खास अंदाज में ग्राहम ने इस घटना पर चुनौतीपूर्ण जवाब दिया। यूक्रेन के प्रति मेरी प्रतिबद्धता से पुतिन की सरकार नाराज है, यह जानकर मुझे खुशी होती है। साल दर साल बीतते गए। ग्राहम लगातार और खुलकर यूक्रेन के लिए और अधिक सहायता का समर्थन करते रहे। उन्होंने प्रतिबंधों के पक्ष में मतदान किया, कई बार कीव गए, वॉशिंगटन और कीव के बीच करीबी रक्षा सहयोग की मांग की, यहाँ तक कि जब उनके कई रिपब्लिकन सहयोगियों ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख बदलना शुरू कर दिया और देश को किसी भी अतिरिक्त सहायता के खिलाफ मतदान किया, ग्राहम ने आखिरी समय तक अपना रुख बनाए रखा। फरवरी 2025 में जब जेलेंस्की के साथ मंच पर थे, साउथ कैरोलिना के सीनेटर ने यूक्रेनी राष्ट्रपति की ओर इशारा कर मशहूर तौर पर कहा, आप पुतिन को कैसे रोकते हैं? आप इस आदमी को पूरी तरह से हथियारों से लैस कर देते हैं क्योंकि ये लोग लड़ेंगे। मुझे याद दिलाना कि यूक्रेन पर हमला ना करूं, ठीक है? इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। उस बयान के तुरंत बाद खुद को जिन मुद्दों की उन्हें परवाह है उन पर अड़ जाने वाला बताते हुए ग्राहम ने 2025 के रूस पर प्रतिबंध अधिनियम नामक एक विधेयक पर काम करना शुरू कर दिया। डेमोक्रेटिक अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के साथ मिलकर ग्राहम मॉस्को पर अमेरिकी प्रतिबंधों के और कड़े होने के इच्छुक थे। उनके अनुसार यह पुतिन को आखिरकार युद्ध खत्म करने पर मजबूर करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है। ग्राहम के विधेयक में उन देशों से आने वाले सामानों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव था जो रूसी संसाधन खरीदते हैं, जैसे तेल, गैस और यूरेनियम। और अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो ये सीधे तौर पर चीन और भारत को निशाना बनाता था, जो रूस के ऊर्जा व्यापार का करीब 70% थे। विचार बहुत सरल था, रूस में पैसा लगाते रहे कुछ देशों को निशाना बनाकर। ग्राहम को उम्मीद थी कि वह उन देशों को एक कोने में धकेल देंगे और उन्हें अपना व्यापार कहीं और ले जाने के लिए मजबूर कर देंगे। इससे रूसी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा, जो उस समय पहले से ही अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए कई दौर के प्रतिबंधों के कारण प्रभावित होने लगी थी। अर्थव्यवस्था चरमरा जाने से पुतिन के लिए युद्ध जारी रखने का धन जुटाना और मुश्किल होगा और अंततः वे शायद केवल एक ही विकल्प रहेगा कि वे वार्ता की मेज पर बैठे और संघर्ष खत्म करें। जून 2025 में ग्राहम ने गर्व से बताया कि उनके बिल को कई सांसदों का समर्थन मिला है। मेरे पास रूसी प्रतिबंध विधेयक के लिए 84 सहप्रायोजक है, जो रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के लिए चीन, भारत और रूस के खिलाफ आर्थिक बंकर बस्टर है। महीनों बीतने के साथ ग्राहम बार बार कहते रहे कि प्रस्ताव अंतिम मतदान के करीब है। समय सीमा टलती रही क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध खत्म करने के अन्य तरीके चाहते थे, जैसे पुतिन से सीधे संपर्क और बातचीत। हालांकि इसी साल जनवरी तक ग्राहम सफलता के और करीब आते दिख रहे थे। सीनेटर ने कहा, ट्रंप से मिलने के बाद राष्ट्रपति ने उनके बिल को मंजूरी दी और अब सिर्फ समय की बात थी जब अंतिम वोटिंग होगी। दुर्भाग्य से वह इसे होते हुए देखने के लिए ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाए, लेकिन उनका आखिरी बड़ा काम भी यूक्रेन की सेवा में था। 10 जुलाई को वह उड़कर कीव गए, जहां उन्होंने यूक्रेनी ड्रोन निर्माता स्काईफॉल के उत्पादन केंद्रों का दौरा किया। PP-1 सन के निर्माता, जो रूस के लगातार ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने में सबसे प्रभावी इंटरसेप्टर ड्रोन में से एक साबित हुआ है। ग्राहम ने यात्रा में कंपनी की कई मानव रहित प्रणालियां और विकासाधीन नई तकनीकें देखी। उन्होंने कंपनी की प्रशंसा की, इसे अत्याधुनिक और बड़ी उत्पादन क्षमता वाली बताया, दुनिया में सबसे ज्यादा उन्नत। सीनेटर ने अपने अंतिम बयानों में फिर से अमेरिका और यूक्रेन के बीच अधिक सहयोग की मांग की। मुझे लगता है कि अमेरिका का यूक्रेन के साथ ड्रोन क्षेत्र में सहयोग न करना बड़ी गलती है। वे हमारी मदद को तैयार है क्योंकि हमने कठिन समय में यूक्रेन का समर्थन किया था। अगली शाम तक ग्राहम की जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिसे उनके परिवार ने एक अल्पकालिक और अचानक बीमारी कहा। अधिकारियों व सार्वजनिक हस्तियों ने तुरंत संवेदनाएं साझा की। यूक्रेनी संसद प्रमुख रुस्लान स्टेपनचुक ने यूक्रेन के लिए उनके हर कार्य के लिए आभार जताया
और उन्हें देश का सच्चा मित्र बताया जो उसकी लड़ाई को समझते थे और हर कदम पर उसका समर्थन करते थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ऑनलाइन एक संदेश पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ग्राहम को अब तक के सबसे महान लोगों और सीनेटरों में से एक बताया जिन्हें मैं जानता हूं, साथ ही एक सच्चे अमेरिकी देशभक्त के रूप में जिनकी बहुत कमी महसूस की जाएगी। काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं और ग्राहम के निधन पर उन्हें सम्मान देने के लिए कुछ सार्थक करने को उत्सुक अमेरिकी सेनेटरों ने दिवंगत सेनेटर ग्राहम के रूस प्रतिबंध विधेयक का संशोधित संस्करण पेश किया। कुछ बदलाव उस विधेयक में हुए हैं जिसे ग्राहम और ब्लूमेंथल ने 1 साल से भी पहले पेश किया था। यह 60 से अधिक पन्नों का दस्तावेज रूस के लिए अब भी बेहद बुरी खबर है और सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद इसके कानून बनने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। कई लोगों का मानना है कि यह कांग्रेस के अगस्त अवकाश से पहले ही हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने में काफी वक्त लगा। दोनों पक्षों के सांसदों में महीनों बातचीत हुई, साथ ही व्हाइट हाउस खुद भी इसमें शामिल रहा है। अब जब यह प्रतिबंध विधेयक आधिकारिक बनने वाला है, रूस ऐसी चीज के लिए खुद को तैयार कर रहा है जो उसकी जूझती अर्थव्यवस्था को कगार से नीचे गर्त में धकेल सकती है। इससे पहले कि हम बताएं ये कैसे हो सकता है और इसका प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है, अगर आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते इसे विस्तार से बताते हैं। इस बिल के उद्देश्य स्पष्ट है, मॉस्को पर दबाव बनाना, उसे उस राजस्व से वंचित करना जिसकी उसे यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध को फंड करने के लिए जरूरत है। ये संघर्ष जिसे कुछ क्रेमलिन अधिकारियों ने शुरू में कुछ ही हफ्तों या यहाँ तक कि दिनों में खत्म होने की बात कही थी, अब ये 4.5 साल से चल रहा है और आधुनिक इतिहास के सबसे महंगे सैन्य अभियानों में से है। रूस ने इस दौरान अपनी सेना पर खरबों डॉलर झोंके हैं और सैन्य खरीद पर भारी रकम खर्च की है। उत्पादन, भर्ती आदि में भी रूस को 10 लाख से अधिक हताहतों का सामना करना पड़ा और कई महंगे सैन्य उपकरण जैसे टैंक, वायु रक्षा प्रणाली, जहाज खो दिए। इसे अपनी ऊर्जा अवसंरचना पर बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना भी करना पड़ा है। पिछले महीनों में रूस के विशाल भूभाग में फैली कई तेल रिफाइनरियों में आग लगा दी गई है। इन हमलों ने मिलकर देश को संकट में डाल दिया है। फिर भी युद्ध जारी है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन और उसके सहयोगियों का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। यहीं पर यह बिल काम आता है। अगर यह पास हो जाता है, ऐसा होने की पूरी संभावना है क्योंकि इस बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों सीनेटरों का भारी समर्थन मिला है। यह बिल कई रूसी राजनीतिक और सैन्य नेताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगाएगा, जिसमें व्लादिमीर पुतिन भी हैं, साथ ही विभिन्न सरकारी कंपनियों के साथ ओलिगार्क्स और अभिजात वर्ग। पुतिन को अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों की शायद परवाह नहीं होगी, इस तथ्य को देखते हुए कि वह अब भी आलीशान महलों और निजी जेट के साथ एक शानदार जीवन जी रहे हैं। लेकिन जब प्रतिबंध करीबी लोगों पर लगते हैं तो असर पड़ता है। ओलिगार्कों, व्यापार प्रमुखों और अमीरों की संपत्तियां पश्चिमी देशों ने जब्त कर ली है और उनकी पुरानी आज़ादियां छीन ली गई हैं। सालों से ये लोग पुतिन के युद्ध का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि जब यह साफ हो गया कि यह संघर्ष शुरू में सोचे गए समय से कहीं ज्यादा लंबा चलेगा और जितना किसी ने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा पैसा, जनशक्ति और सैन्य साजो सामान खर्च होंगे, पुतिन को लगातार मजबूत समर्थन मिलता रहा। लेकिन जैसे जैसे प्रतिबंध उस घेरे पर लगातार प्रहार करते हैं, रूसी अभिजात वर्ग में गहरी दरारें सामने आ रही हैं। स्वतंत्र शोधकर्ताओं ने यह पाया है। कुछ लोग पुतिन पर दबाव बना रहे हैं कि वे युद्ध के गतिरोध को स्वीकार कर खत्म करने के लिए कदम उठाए। इन्हीं व्यक्तियों और संस्थाओं को निशाना बनाकर और अधिक वित्तीय दंड निश्चित रूप से उस राजनीतिक आग में और घी डालेंगे जो इस समय क्रेमलिन के गलियारों में तेजी से फैल रही है। लेकिन इस विधेयक का असर यही नहीं रुकता, ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि प्रतिबंध अधिनियम रूस की ऊर्जा परियोजनाओं पर भी कई अतिरिक्त दंड लगाएगा, वित्तीय संस्थानों पर भी, और सबसे अहम बात, उसके तथाकथित शैडो फ्लीट, रूस द्वारा तेल निर्यात जारी रखने के लिए टैंकरों और मालवाहक जहाजों का गुप्त नेटवर्क, ईंधन और सैन्य उपकरण समुद्रों में पहुंचाता है। शैडो फ्लीट पहले से लागू प्रतिबंधों को दरकिनार कर देश में राजस्व लाने का प्रभावी तरीका रहा है। ये कई तरह की धोखाधड़ी रणनीतियां अपनाता है, जैसे जहाज खरीदकर उन्हें गुमनाम शेल कंपनियों के जरिए इधर उधर करना, उन देशों में पंजीकरण करना जहां समुद्री निगरानी ढीली हो, और नाम व पंजीकरण विवरण बदलना ताकि सबूत न रहे। समय के साथ बाकी दुनिया ने मॉस्को की इन चालों को समझ लिया और चतुर हो गई। इन छाया जहाज़ों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन पर प्रतिबंध लगाने के बेहतर तरीके विकसित हुए हैं। इस विधेयक के अतिरिक्त प्रतिबंध छाया बेड़े का संचालन और कठिन बना देंगे, जिससे रूस उन संसाधनों की मात्रा को और भी कम बेच पाएगा और इस अवैध तरीके से कमाई जाने वाली रकम भी घट जाएगी। लेकिन इस विधेयक का सबसे बड़ा हिस्सा रूस पर बिल्कुल भी केंद्रित नहीं है। ये उन देशों पर केंद्रित है जो अभी भी रूस से व्यापार कर रहे हैं। सीनेटर ग्राहम के लिए ये हमेशा
सबसे अहम था। अगर अमेरिका, चीन व भारत को रूस से व्यापार से रोक सके तो उसकी मुख्य आय के स्रोत तुरंत सूख जाएंगे। पहले बताया गया था कि ग्राहम शुरू में इन देशों पर 500% टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन ऐसे कठोर कदमों को कांग्रेस की मंजूरी मिलना बहुत कम संभव था। इसलिए बिल में संशोधन किया गया है और टैरिफ दर को घटाकर एक अधिक तर्कसंगत लेकिन फिर भी प्रभावशाली 100% कर दिया गया है। ये टैरिफ उन 5 देशों पर लागू होगा जो सबसे ज्यादा रूसी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। वही जो अन्य देश कम मात्रा में खरीदारी करते हैं वे छूट के लिए पात्र हो सकते हैं, जब तक वे दिखा सके कि उन्होंने आयात कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चीन और भारत इस सूची में सबसे बड़े खरीदार हैं और इस बिल का दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। ये दोनों देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारी व्यापारिक तनाव का कारण बन सकता है। ना बीजिंग ना नई दिल्ली इससे खुश होंगे। अंत में दोनों देश शायद दबाव में झुक जाएंगे। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। चीन अमेरिका के राजनीतिक संबंध टूटे होने के बावजूद वे हर साल वस्तुओं और सेवाओं में सैकड़ों अरब डॉलर का व्यापार करते हैं। कोई भी देश नहीं चाहता कि अमेरिका से उनके व्यापारिक संबंध असहनीय स्तर तक बिगड़े, इसलिए वे जल्द ही तय कर सकते हैं कि अब रूसी बाजार छोड़कर तेल और गैस के दूसरे विकल्प तलाशें। और अगर ऐसा होता है तो रूस को अचानक अपने 2 सबसे बड़े निवेशकों को खोने की गंभीर संभावना का सामना करना पड़ेगा। उसकी अर्थव्यवस्था के 2 मजबूत स्तंभ एक रात में छिन सकते हैं, जिसका असर चौंकाने वाला होगा। आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। उदाहरण के लिए इस मई में चीन ने रूस की निर्यात आय का 38% हिस्सा बनाया। कच्चे तेल, पाइपलाइन गैस, कोयला, LNG व अन्य तेल उत्पादों में लगभग 8 अरब डॉलर निवेश किया। जून में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले महीने की तुलना में 34% बढ़ गया। नई दिल्ली ने रूसी जीवाश्म ईंधन पर करीब 6.3 अरब डॉलर, जिसमें कच्चा तेल 5.15 अरब डॉलर शामिल है, खर्च किए। अगर दोनों देश रूसी ऊर्जा खरीदना बंद कर दें या निवेश में काफी कटौती कर दें, इसका मतलब अरबों डॉलर क्रेमलिन की अर्थव्यवस्था में आना रुक जाएगा और पुतिन के युद्ध खर्च के बेकाबू तरीके से बढ़ने और हर जगह लागत बढ़ने के साथ ये रूसी युद्ध मशीन के लिए मौत की सजा जैसा संकेत हो सकता है। एक सीनेट सहायक ने CNN को बताया, रूस की आय का अधिकांश हिस्सा, खासकर जो यूक्रेन में उसके आक्रामक युद्ध के लिए इस्तेमाल होता है, वह रूसी तेल और गैस के निर्यात से आता है। इसलिए बिल को सीमित रूप से तैयार किया गया है ताकि रूसी अर्थव्यवस्था के इसी पहलू पर ध्यान दिया जा सके। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है, प्रतिबंध लगभग तुरंत ही लागू हो जाएंगे। ये न शांति वार्ता पर निर्भर होंगे न किसी अन्य कारण पर। इस दुविधा से पुतिन के पास खुद को निकालने का कोई तरीका नहीं होगा। बिल के अनुसार पुतिन और उसके ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने होंगे। उनकी वित्तीय संस्थाओं और छाया बेड़े पर भी बिल मंजूर होने के 30 दिन में प्रतिबंध लगेंगे। अब सिर्फ मतदान बाकी है। फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि यह कब होगा, लेकिन सेनेट प्रतिनिधियों ने जल्द से जल्द मतदान होने को लेकर उत्सुकता और भरोसा जताया है। सीनेटर ब्लूमेंथल ने कहा कि यह अगस्त से पहले पारित हो सकता है। ब्लूमेंथल ने कहा कि मेजॉरिटी लीडर जॉन थ्यून ने पर्याप्त वोट होने पर आगे बढ़ने की बात कही है और मुझे लगता है कि हमारे पास वोट है। दोनों पक्षों के सीनेटरों ने इस विधेयक को लिंडसे ग्राहम को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि बताया है, जिनके बारे में कहा गया कि वे अपनी मृत्यु से पहले के अंतिम दिनों और घंटों में अपने बिल को कानून बनते देखने की संभावना को लेकर बहुत उत्साहित थे। ब्लूमेंथल ने कहा कि उन्होंने ग्राहम से उनकी मृत्यु वाले दिन बात की थी और उन्हें कभी इतना उत्साहित नहीं सुना था, क्योंकि हमें खबर मिली थी कि व्हाइट हाउस हमारे प्रतिबंध विधेयक का समर्थन करेगा, वह भी कठिन प्रक्रिया के बाद, मेहनत भरी, कठिन और कभी कभी पीड़ादायक द्विदलीय बातचीत के बाद। सीनेटर केटी ब्रिट ने ब्लूमेंथल के शब्दों की पुष्टि की और बताया कि ग्राहम ने इसे अपने करियर की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कहा। दुर्भाग्यवश दिवंगत साउथ कैरोलिना सीनेटर इसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके सहयोगियों के लिए उनकी विरासत का सम्मान करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। आखिरकार उनके विधेयक को मंजूरी देकर रूस के साथ उनकी निजी राजनीतिक लड़ाई पर अंतिम निर्णायक मुहर भी लग जाएगी। और संयुक्त राज्य अमेरिका ही एकमात्र देश नहीं है जो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में बड़े कदम उठा रहा है। ये देखने के लिए ये वीडियो देखें कि कैसे यूरोप के 2 प्रमुख देश जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर दुनिया के सबसे बड़े समर्थन पैकेजों में से एक पेश किया है। ये जानने के लिए कि पुतिन के सहयोगी और सलाहकार उनके खिलाफ कैसे हो रहे हैं, इस वीडियो को देखें। इस युद्ध और अन्य युद्धों की ताज़ा खबरों और विश्लेषण के लिए आज ही मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।